प्रीत हो मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मेरी बांसुरी का गीत हो। परमात्मा का स्पर्श हो राधे परमात्मा का स्पर्श हो पुलकित हृदय का हर्ष हो। परमात्मा का स्पर्श हो पुलकित हृदय का हर्ष हो। तुम हो समर्पण का शिखर तुम हो समर्पण का शिखर तुम ही मेरा उत्कर्ष हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मेरी भावना की तुम राधे जीत हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मेरी बांसुरी का गीत हो। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ राधे हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। हूँ मैं जहाँ तुम हो वहाँ तुम बिन नहीं है कुछ यहाँ। मुझ में धड़कती हो तुम्ही मुझ में धड़कती हो तुम्ही तुम दूर मुझसे हो कहाँ। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मनमीत हो राधे मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो तुम प्रीत हो मेरी बांसुरी का गीत हो। हाय एवरीवन, दिस इज मोहित लालवानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गाना अच्छा लगा। सब्सक्राइब टू द चैनल, नीचे एक बेल आइकन बना हुआ है छोटा सा, उसको अगर आप क्लिक करेंगे तो जितनी भी हमारी अगली वीडियोस हैं वो आपको मिलती रहेंगी। ऐसे प्यार करते रहिए। लॉट्स ऑफ लव। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण
बैठो 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 बैठो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। की हाल चाल? आर बस इतने ही बच्चे आए थे? अच्छा अच्छा, मैं कहा बहुत ज़्यादा है। ओहो, खचा खच स्टेडियम भरा हुआ है, बैठने की जगह नहीं है, देख लो। चलो और सुनाओ, क्या चल रहा है? बढ़िया चल रही है लाइफ? जी रहे हो, काट रहे हो? अभी तक तो जी रहे हैं। अच्छा, दिवाली तक जी रहे थे, अब थोड़ा सा लग रहा है कि भाई पेपर आने वाले हैं। ठीक है, अभी तो कुछ नहीं, अभी दिसंबर के एग्जाम होने दो। तब आएगा तुम्हें मजा। तो तब तुम्हें डेली फील होगा कि अब पेपर आ ही गए बस। ठीक है जी, बट कोई बात नहीं, ये फील भी आनी चाहिए, तभी पढ़ाई स्टार्ट होगी ना। जब तक ये फील ही नहीं आएगी तो पढ़ाई भी स्टार्ट नहीं होगी जी। लाइव वाले बच्चे एक बार मेरे को फटाफट से बता दो जी, क्या मेरी ऑडियो वीडियो सही आ रही है जी? गुड मॉर्निंग महक, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम जी, राधे राधे, सत श्री अकाल, राधे श्याम, जय महाकाल। सर अच्छा रिवीजन करवाया आपने? अच्छा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। गुड मॉर्निंग शगुन, गुड मॉर्निंग जी। चलो तो एक बार पहले फटाफट से प्रार्थना कर लेते हैं जी। ठीक है जी, फिर आज हमारी रिवीजन क्लास नंबर 2। ठीक है जी, आज हमारी रिवीजन क्लास नंबर 2 है। तो एक बार सारे बच्चे फटाफट से खड़े हो जाओ जी, हाथ जोड़ लो। 1 2 3 स्टार्ट। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। चलो जी, बैठो जी फटाफट से जी। जय जनेंद्र जी, जय जनेंद्र जी, जय जनेंद्र जी। चलो आओ जी, फटाफट से आ जाओ, और होप सो आज हम रिवीजन अपनी कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, और अगर नहीं हुई तो हैं, हाँ अभी 70 केस तो भी तो करने हैं। ओ माय गॉड, नहीं नहीं, नेक्स्ट क्लास पूरी नहीं, आधा 1 घंटा जा सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करता है आज की क्लास में एंड तक कहाँ पहुँचते हैं हम। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास में हम नया सेक्शन तो स्टार्ट करेंगे, तो कन्फर्म है भाई। ठीक है, बट देखते हैं आज की क्लास में हम कहाँ तक पहुँचते हैं। अभिषेक आपने नोट्स नहीं खोले, वो वाले कल वाले जो थे रिवीजन वाले? चलो जी, आओ जी एक बार फटाफट से यहाँ पे आ जाओ जी। लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक रिवीजन कर ली थी? आई थिंक सेक्शन 10 तक हमने रिवाइज कर लिया था, और सेक्शन 11 से अब हमें रिवीजन स्टार्ट करनी है। ठीक है जी, तो सेक्शन 10 तक हम लास्ट क्लास में रिवीजन कर चुके थे, अब सेक्शन 11 से आज हमें रिवीजन स्टार्ट करनी है। एक बार फटाफट से गो थ्रू का मतलब सेक्शन की बस हेडिंग बता दो, लास्ट क्लास में हमने कहाँ तक कंप्लीट किया था। लास्ट क्लास में आईबीसी की हमने रिवीजन स्टार्ट की थी, सेक्शन नंबर 1 to 25। अब उसके अंदर मैंने कहा था कि आईबीसी के टोटल मिला के 5 पार्ट्स हैं, 255 सेक्शंस हैं, और आपके 12 शेड्यूल हैं। अब 5 पार्ट में कौन कौन से? पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 1 में सेक्शन कितने आते हैं? 1 2 3। फिर पार्ट नंबर 2 में कौन कौन से आएंगे? 4 to 77 कैपिटल ए। फिर पार्ट नंबर 3 में कौन से आएंगे जी आपके? 78 to 187। फिर पार्ट नंबर 4 में 188 to 223। और फिर पार्ट नंबर 5 में 224 से 255। अच्छा, पार्ट नंबर 1 का नाम क्या है जी? प्रीलिमिनरी। पार्ट नंबर 2 का नाम क्या है? इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन फॉर कॉर्पोरेट पर्सन। फिर पार्ट नंबर 3 में किसकी इंसॉल्वेंसी रिजोल्व होगी? इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म। फिर पार्ट नंबर 4 में क्या आएगा? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी और इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। इससे रिलेटेड बातें जो है पार्ट नंबर 4 दोनों के लिए कॉमन है, पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 दोनों के लिए कॉमन है। फिर पार्ट नंबर 5 मिसलीनियस है जी। अब मिसलीनियस जो छोटी मोटी बातें होंगी वो सारी के सारी पार्ट नंबर 5 के अंदर आती हैं। फिर यहाँ पे हमने अभी तक सेक्शन नंबर 1 कंप्लीट कर लिया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया और 10 यहाँ तक हमने रिवाइज कर लिया। सेक्शन नंबर 1 हमने कौन सा किया? शॉर्ट, टाइटल। और फिर सेक्शन नंबर 2 किसका था? एप्लीकेबिलिटी। ये कोड किस पर एप्लीकेबल होगा वो लास्ट क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन नंबर 3 किसका था? डेफिनेशन। अच्छा, अब जो ये डेफिनेशन है क्या वो पूरे कोड पर एप्लीकेबल होंगी या पार्ट नंबर 2 पे लगेंगी पूरे कोड? सेक्शन नंबर 4 क्या था?
एप्लीकेबिलिटी ऑफ पार्ट नंबर 2। सेक्शन नंबर 5 में क्या आता है जी, डेफिनेशन। ये डेफिनेशन पार्ट नंबर 2 की है। सेक्शन नंबर 3 में क्या, सॉरी सेक्शन नंबर 6 में क्या आता है, हु में इनिशिएट CIRP, कि CIRP कौन इनिशिएट कर सकता है, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। सेक्शन नंबर 7 में क्या आता है, एप्लीकेशन कौन फाइल करेगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर। ठीक है, मतलब एप्लीकेशन जो इनिशिएट करेगा वो फाइनेंशियल क्रेडिटर। सेक्शन नंबर 8 और 9 किसका है, ऑपरेशनल क्रेडिटर कैसे इनिशिएट करेगा, मतलब उससे पहले वो डिमांड नोटिस देगा, वो इनवॉइस रेज करेगा, वो सेक्शन नंबर 8 में हमने कंप्लीट किया। फिर 10 हमारा किसका आता है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट या कॉर्पोरेट डेटर, वो कैसे इनिशिएट करेगा, वो सारी बातें 10 में निकल के आती हैं। अब यहां तक हमने अपना पूरा कंप्लीट किया था। अब यहां तक कंप्लीट करने के बाद ना फिर सेक्शन, हाँ एक 10A भी हमने कंप्लीट किया, सस्पेंशन, जिसमें 1 साल की लिमिट होती है कि अगर 1 साल के अंदर आपने कोई भी डिफॉल्ट किया हो उसके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी इनिशिएट नहीं कर सकते। 1 साल कहां से कहां तक था, 25 मार्च 2020 से लेकर आई थिंक 25 मार्च 2021 तक, ये हमारा 1 साल है। इसके बीच में अगर कोई भी डिफॉल्ट किया होगा तो इंसॉल्वेंसी इनिशिएट नहीं होगी, ये बात हमने यहाँ पे डिस्कस की। फिर यहां से हमें स्टार्ट करना है सेक्शन नंबर 11, सुनना ध्यान से। अगर मैं सेक्शन नंबर 11 की बात करूंगा, 11 क्या था, हु इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन इनिशिएट। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है, एक बात बताओ, सेक्शन 6 और 11 आपस में रिवर्स हैं। 6 ये बात कहता है कि कौन इनिशिएट कर सकता है, 11 ये बात कहता है कि कौन इनिशिएट नहीं कर सकता। अच्छा 6 में क्या लिखा हुआ है, एक तो FC इनिशिएट कर सकता है, OC इनिशिएट कर सकता है और कॉर्पोरेट डेटर जो है वो इनिशिएट कर सकता है। 11 में ये लिखा हुआ है कि ऐसे कौन से लोग हैं जो इनिशिएट नहीं कर पाएंगे। याद करो जब हमने 11 किया था ना, मैंने कहा था 11 में कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, बट जैसा है हमने वैसे ही रीड करना है। सिंपल सी बात है, 11 का पहला पॉइंट ये बात कहता है कि ऐसा कॉर्पोरेट डेटर जिसकी इंसॉल्वेंसी चल रही होगी, ना तो वो इनिशिएट कर पाएगा ना उसके अगेंस्ट कोई इनिशिएट कर पाएगा, बट एक स्पेशल पॉइंट था कि वो किसी के अगेंस्ट इनिशिएट कर सकता है, ये बात ध्यान दो। तो पहले पॉइंट में 3 पॉइंट आपको मैंने लिखवाए थे। वैसे अगर एक्ट की बात करूं तो एक्ट में बस ये लिखा हुआ है कि जो जिसकी इंसॉल्वेंसी अंडर गोइंग होगी, जिसकी इंसॉल्वेंसी चल रही होगी, वो इनिशिएट नहीं कर पाएगा। बट अब सोच के बोलो, मैं इनिशिएट नहीं कर सकता बट कोई मेरे अगेंस्ट इनिशिएट कर पाएगा, नहीं, क्योंकि मोरेटोरियम लग गया होगा। अब अगर मोरेटोरियम लग गया होगा तो वो भी नहीं कर सकता। फिर तीसरा, अगर मैंने किसी से पैसे लेने हैं तो मैं उस केस में बन गया क्रेडिटर, चाहे मैं हूं कॉर्पोरेट डेटर, बट कॉर्पोरेट डेटर मैं किसी और के लिए हूं, उसके लिए मैं क्या हूं, क्रेडिटर, तो मैं उसके अगेंस्ट में इंसॉल्वेंसी इनिशिएट कर सकता हूं। ये पॉइंट हमने वहां पे कंप्लीट किया था। अगला फिर मैंने कहा था कि जिसका अभी रेजोल्यूशन अप्रूव हुआ है, मतलब जिसका अभी CIRP कंप्लीट हुआ है, 12 महीने तक आप यहाँ पे इंसॉल्वेंसी जो है वो इनिशिएट नहीं कर पाओगे, अगले 12 महीने। पॉइंट नंबर 2 ये था। इट मींस आज अगर CIRP कंप्लीट हुआ, अगले 12 महीने तक इसके अगेंस्ट में कोई भी एप्लीकेशन नहीं जा सकती। पॉइंट नंबर 2 ये था। फिर पॉइंट नंबर 3 ये निकल के आता है कि अगर मान लो 12 महीने हो गए, अब ये 12 महीने तक तो कोई भी नहीं कर सकता। फिर गवर्नमेंट ने कहा इसके बाद ये रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ, अगर उसकी कोई भी कंडीशन में ब्रेक कर दिया तो FC और OC ये CIRP इनिशिएट नहीं कर सकते। मतलब पहले 12 महीने तो ब्लॉक ही हैं। इसके बाद भी गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि जो यहाँ पे रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हुआ था उसकी कंडीशन में अगर वॉयलेशन हो गया तो FC और OC जो अगले बार यहाँ पे टाइम आ रहा है, यहां पर भी CIRP इनिशिएट नहीं कर सकते। बस ये बात ध्यान दो। अब सुनो ध्यान से, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, जैसे मान लो यहाँ पे CIRP कंप्लीट हुई। अब अगर यहाँ पे CIRP कंप्लीट हुई, यहाँ पे CIRP कंप्लीट हुई, तो क्या यहाँ पे कोई भी FC इस पीरियड में क्या कोई भी FC OC एप्लीकेशन इनिशिएट कर सकता है? नहीं। क्या यहाँ पे कर सकता है? ओहो हो, एक सेकेंड, स्क्रीन नहीं दिख रही। हाँ जी, अब मेरे को बताओ, तो यहाँ पे वो कर सकता है? नहीं कर सकता। उसके बाद अगर मान लो 12 महीने कंप्लीट हो गए, अब मान लो यहाँ पे 12 महीने कंप्लीट हो गए, यहां तक तो वैसे नहीं कर सकता। अब उसके बाद गवर्नमेंट ने कहा उसके बाद तुम कर सकते हो, बट अगर जो रेजोल्यूशन प्लान 12 महीने पहले अप्रूव हुआ था उसको अगर तुमने वॉयलेट कर दिया ना तो तुम नहीं कर सकते। बस ये बात ध्यान दो, ये पॉइंट गवर्नमेंट ने कहा था। फिर अगला पॉइंट ये निकल के आता है कि जिसके अगेंस्ट लिक्विडेशन का ऑर्डर आ गया है तो वहां पर भी CIRP की बात इनिशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी लिक्विडेशन का ऑर्डर आ गया है, तो वहां पे CIRP की बात होगी ही नहीं। ये 4 पॉइंट हमने कंप्लीट किए हैं, ठीक है जी। इसमें से कंफर्म क्वेश्चन बन सकता है, ये बात ध्यान देना। मे बी केस स्टडी बेस बने या डायरेक्टली क्वेश्चन बने, बट सेक्शन 11 इज मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन, बस ये बात ध्यान दो, ठीक है जी। उसके बाद फिर यहाँ पे केस लो, हम केस लो वाली बुक में से करेंगे। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 12। सेक्शन नंबर 12 है टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ CIRP। अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट सेक्शन, इसके अंदर से बहुत बार केस स्टडी बन चुकी है और बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है। ये बिल्कुल छोटा सा, बट इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक बात मेरे को बताना, अब जब मेरी CIRP कंप्लीट करनी है
तो इसको मुझे कंप्लीट कितने दिन में करना है? तो गवर्नमेंट ने कहा 180 डेज। अच्छा 180 डेज कहां से? फ्रॉम द CIRP कमेंसमेंट डेट। कमेंसमेंट डेट मेरी कौन सी बनेगी? जिस दिन उसने एप्लीकेशन मेरी एडमिट की, तो जिस दिन एडमिट करेगा NCLT उस दिन कमेंसमेंट डेट है, वहां से 180 डेज में मुझे CIRP कंप्लीट करनी। अगर मान लो मेरी CIRP वहां तक कंप्लीट नहीं होती तो क्या मुझे एक्सटेंशन मिल सकती है? यस। अच्छा एक्सटेंशन ऐसे ही मिल जाएगी या उसके लिए पहले COC की अप्रूवल लेनी पड़ेगी? अप्रूवल कितने परसेंट वोटिंग? 66% की वोटिंग हमें चाहिए। अब अगर मान लो 66% की वोटिंग हमें मिल जाती है, अप्रूवल मिल जाएगी। अप्रूवल मैक्सिमम कितने दिन की मिलेगी? 9। क्या 90 डेज की ही मिलेगी या 90 तक मिलेगी? क्या 70 की मिल सकती है? क्या 60 की मिलेगी? अगर मेरे को मिली 60 की तो उसके बाद 30 दिन की और मिल जाएगी? नहीं, वन टाइम एक्सटेंशन है, उसके बाद एक्सटेंशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा अब मान लो 90 की मिल गई तो 180 प्लस 90 कितना हो गया? 270। 270 तक मुझे कंप्लीट करना है। बट फिर गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर कोई लीगल प्रोसीडिंग वाला केस है, अगर तुम्हारी प्रोसीडिंग चल रही है तो मैक्सिमम 330 दिन तक तुम्हें CIRP कंप्लीट करनी है। फिर हमने केस लॉ के अंदर किया भी था, ये डेट एक्सटेंड हो सकती है। आपको प्रूफ करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को कि आपका केस रिजोल्यूशन में जा सकता है, वाइंडिंग अप नहीं होगा। मतलब कंपनी वाइंड अप नहीं होगी, कंपनी का रेजोल्यूशन हो सकता है, उस केस में एक्सटेंडेबल है। ये तो एज पर एक्ट 330 दिन की लिमिट है, बस ये पर ध्यान दो। ये बातें हमने यहाँ पे कंप्लीट की थी। तो वही सारी बातें देखो यहाँ पे लिखी हुई हैं जी। अब यहाँ पे आप अगर चेक करोगे 180 डेज, फिर यहाँ पे अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है तो वो पास करेगा यहाँ पे 66% वोटिंग, वो लेके जाएगा NCLT के पास, NCLT चेक करेगा और फिर वो क्या करेगा 90 डेज की एक्सटेंशन दे देगा। अब 90 डेज की जो एक्सटेंशन मिलेगी वो मैक्सिमम है, ठीक है, और जो एक्सटेंशन मिलेगी वो वन टाइम एक्सटेंशन है, उसके बाद नहीं मिलेगी। फिर मैंने कहा था हाईएस्ट पीरियड जो होगा वो कितने दिन का होगा? 330 दिन का होगा, उसके ऊपर नहीं जा सकता, बस ये पर ध्यान दो। दैट इज सेक्शन नंबर 12। फिर अगला पॉइंट, ये क्रक्स देख लो जी। 180 डेज नॉर्मल, 90 डेज मैक्सिमम एक्सटेंशन इफ रीजन इज सेटिस्फैक्टरी। अच्छा रीजन याद करो, ये केस लॉ के अंदर लिखा हुआ था, रीजन आपको ऐसा देना पड़ेगा कि मेरी कंपनी डिसॉल्व नहीं होगी। मतलब एक्सटेंशन तभी तो मिलेगा ना। अब गवर्नमेंट कह रही 180 डेज हो गए, ये कंपनी लिक्विडेशन में जाने वाली है, कंपनी बर्बाद है, एक्सटेंशन लेके क्या करोगे? अभी लिक्विडेट कर दो। तो गवर्नमेंट ने कहा तुम्हें ये रीजन देना पड़ेगा, ये कंपनी का रेजोल्यूशन निकल सकता है, तुम्हें उन्हें पॉजिटिव वाइब्स देनी पड़ेगी। अगर तुम यस ऐसा एग्री कर पा रहे हो तब एक्सटेंशन है। वही सेम केस मैंने कहा था 330 दिन के अंदर, अगर 330 डेज में भी कंप्लीट नहीं होती तो भी एक्सटेंशन पॉसिबल है। अगेन तुम्हें रीजन देना पड़ेगा और रीजन वही होगा कि कंपनी डिसॉल्व नहीं होगी, कंपनी गोइंग कंसर्न में चलती रहेगी, तब तुम्हें एक्सटेंशन मिलेगी। बस एज पर एक्ट लास्ट लिमिट कितनी है? 330 दिन, उसके बाद नहीं जा सकता, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। उसके बाद अब यहां पे आ जाओ जी, सेक्शन नंबर फिर हमने किया 12 कैपिटल A। ये भी अगेन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये भी एग्जाम में कई बार बन चुका है। देखो 11, 12, 12A ये तीनों सेक्शन ऐसे हैं कि हर अटेम्प्ट में आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये तीनों सेक्शन ऐसे हैं 11, 12, 12A में भी वो IBC में मिले या CR के अंदर मिले, कहीं भी मिले, बट ये मिलेंगे जरूर जी। उसके बाद सेक्शन 12A किसका है? विद रेगुलेशन नंबर 8 और रेगुलेशन नंबर 30 कैपिटल A। अब बताओ ये हमारा किसका है? विड्रोल, विड्रोल ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। अब एक बात बताओ, मान लो एप्लीकेशन डाल दी FC ने, एप्लीकेशन डाल दी OC ने, एप्लीकेशन डाल दी कॉर्पोरेट एप्लीकेंट ने, अब उनको लग रहा है कि मुझे एप्लीकेशन विड्रॉ करनी है। अब याद करो मैंने कहा था कि जब एप्लीकेशन डालते हो तो NCLT के पास ना 14 दिन का टाइम होता है उसको एडमिट करने का। पहले वो सर्टेन करता है सब कुछ कंप्लीट है या नहीं है, अगर वो कंप्लीट है तो वो एडमिट करता है, नहीं तो फिर वो रेक्टिफाई करने के लिए बोलता है। अब विद इन 14 डेज मान लो उसने एडमिट नहीं की, तो एडमिट करने से पहले क्या मैं विड्रॉ कर सकता हूं? गवर्नमेंट कहती है यस, कोई दिक्कत नहीं है। उस केस में अगर तुम्हें एडमिट से पहले विड्रॉ करनी है, रूल 8 शैल अप्लाई। एप्लीकेंट NCLT को रिक्वेस्ट करेगा, NCLT या तो परमिशन ग्रांट करेगा या ग्रांट नहीं करेगा। अगर ग्रांट कर देगा तो एप्लीकेशन क्या हो जाएगी? विड्रॉ। नहीं करेगा तो एप्लीकेशन विड्रॉ। बट एक बात बताना, अगर उसने यहां पे विड्रॉ नहीं की, एडमिट हो गई एप्लीकेशन, क्या एडमिट होने के बाद एक और प्रोसेस है विड्रॉ करने का, क्या वो फॉलो कर सकता है? यस। अब अगला पॉइंट वही है, देखो जी, अगर एप्लीकेशन एडमिट हो गई है उसके बाद तुम्हें विड्रॉ करनी है, दो केस होंगे, या COC बनने से पहले या COC बनने के बाद। अब पहले बात करते हैं COC बनने से पहले। अभी COC बनी नहीं है, अब सोच के बोलना अगर COC बनी नहीं तो वोटिंग की बात भी नहीं होगी। भाई COC बनेगी तो वोटिंग की बात होगी ना, अभी COC बनी नहीं तो वोटिंग की बात भी नहीं होगी। तो गवर्नमेंट ने यहां पर क्या बोला? एप्लीकेंट शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर विड्रॉल टू NCLT थ्रू, किसके थ्रू? IRP विद इन 3 डेज। 3 दिन के अंदर अंदर आपको IRP के थ्रू NCLT के पास एप्लीकेशन डालनी पड़ेगी। किस चीज के लिए? कि विड्रॉ करने के लिए मुझे एप्लीकेशन विड्रॉ करनी है। अच्छा अगर मान लो COC बन गई, अब COC बनने के बाद भी 2 केस थे,
याद है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आने से पहले, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट आने के बाद। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, अब अगले दो केस निकल के आ रहे हैं आफ्टर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सीओसी। एक तो ईओआई आने से पहले और एक ईओआई आने के बाद। अब सारे बच्चे बोल देना, सबसे पहले ये किसके पास जाएगा? सीओसी। पहले किससे पूछना पड़ेगा? सीओसी। अरे सीओसी से क्यों पूछना पड़ेगा? क्योंकि अब सीओसी बन चुकी है, अब सीओसी बन चुकी है। अब सोच के बताओ यार, एडमिट हो गई, सीओसी बन गई, अब तुम विड्रॉ करने की बात कर रहे हो तो कुछ तो लोचा है ना। तो गवर्नमेंट ने कहा इतनी लेट तुम विड्रॉ करना चाहते हो, सीओसी बन चुकी है, पहले उससे पूछो, ठीक है, उससे पूछो। अब गवर्नमेंट ने कहा अगर सीओसी बन गई है, ईओआई अभी नहीं आया। ईओआई का मतलब क्या होता है? किसी का इंटरेस्ट नहीं आया कि कोई ये कंपनी खरीदना चाहता है। बात समझ में आ रही है? मतलब किसी ने ये नहीं कहा कि मैं ये कंपनी खरीदना चाहता हूं, उससे पहले तुमने कहा जी मुझे विड्रॉ करनी है, तो गवर्नमेंट ने कहा पहले सीओसी के पास जाएगा। एप्लीकेशन सीओसी कितने दिन में कंसीडर करेगा? 7 दिन। और वोटिंग कितने चाहिए? 90% की वोटिंग फेवर में होनी चाहिए। और फिर जब वहां से सीओसी की अप्रूवल आ जाएगी, उसके 3 दिन के अंदर अंदर वो एनसीएलटी को अप्लाई कर देगा विड्रॉ के लिए। ये बातें यहां पे निकल के आती हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब सीओसी बन गया, ईओआई भी आ गया, किसने इंटरेस्ट भी दिखा दिया, मुझे विड्रॉ करना है, सॉरी मुझे ये कंपनी परचेस करनी है। अब किसी ने मुझे इंटरेस्ट भी दिखा दिया, सीओसी भी बन गई, अब मुझे विड्रॉ करनी है। तो याद करो सेम प्रोसीजर है, बस एक पॉइंट अलग होगा, आपको रीजन देने पड़ेंगे कि आप विड्रॉ क्यों करना चाहते हो। अगर वो रीजन जस्टिफाई है तो विड्रॉ कर पाओगे, नहीं तो विड्रॉ नहीं कर पाओगे। ये बात यहां पे लिखी हुई है जी। अगर आप चेक करोगे, देखो सेम बात यहां पे निकल के आ रही है जी। तो उसमें वही लिखा है, सेम प्रोसीजर शेल फॉलो बट एप्लीकेंट स्टेट द जस्टिफाइंग रीजन ऑफ विड्रॉल ऑफ सच एप्लीकेशन। बाकी सारी की सारी बातें सेम है। फॉर्म नंबर याद रखना, फॉर्म नंबर क्या था? FA। ये फॉर्म नंबर FA हमें फाइल करना पड़ेगा। ये बातें यहाँ पे निकल के आती हैं, दैट इज सेक्शन नंबर 12 कैपिटल A। कोई दिक्कत तो नहीं है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, ठीक है। तो 11 हो गया, 12 हो गया, 12A हो गया। अब आ जाओ, अगर मैं बात करता हूं नेक्स्ट सेक्शन, अरे दोबारा सुनना, जितने भी केस लो हैं वो मैं अलग से फिर केस लो वाली बुक में करवा दूंगा, ठीक है जी। अब आ जाओ, अगला पॉइंट निकल के आ रहा है सेक्शन नंबर 13। सेक्शन नंबर 13 था बिगुल, आपको मैंने कहा था शंखनाद। मतलब अब यहां पे गवर्नमेंट कह रही है एडमिट होनी थी वो हो गई, जिसने विड्रॉ करनी थी कर ली, अब यहां से काम स्टार्ट हो जाएगा जी। भाई विड्रॉ भी हो चुकी है, जिसने विड्रॉ करनी है वो निकल गया, जो निकल गए वो चले गए, जिसकी अभी एप्लीकेशन एडमिट है, अब यहां से हम प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। हम एक बिगुल बुझा रहे हैं। सेक्शन 13 में कोई प्रोविजन नहीं है। सेक्शन 13 कहता है 14, 15, 16 लगेगा। सेक्शन 13 कुछ कहता नहीं, बस वो कहता है 14, 15, 16 लगेगा। याद करो सेक्शन 14 किसका है? मोरिटोरियम। वो कहता है मोरिटोरियम डिक्लेयर करेंगे। 15 में पब्लिक अनाउंसमेंट और 16 में IRP की अपॉइंटमेंट। अब सारे बच्चों को बताना, 13 ने बोला कि भैया सिंपल सी बात है, एडमिट करने के बाद 7, 9, 10 में एडमिट करने के बाद मोरिटोरियम डिक्लेयर करेंगे, पब्लिक अनाउंसमेंट करेंगे, IRP की। अब सुनो, वैसे है 14, 15, 16, बट इसको पढ़ना कैसे है? पहले हम क्या पढ़ेंगे? 14 पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे? 16 पढ़ेंगे, फिर हम क्या पढ़ेंगे? इसका लॉजिक आपको मैंने बताया था कि 14 में क्या है? मोरिटोरियम। 15 में क्या है? पब्लिक। बट पब्लिक अनाउंसमेंट करता ही कौन है? IRP। तो पहले अपॉइंटमेंट होगी तो उस अनाउंसमेंट करेगा, तो 16 में अपॉइंटमेंट होगी, 15 में वो अनाउंसमेंट कर देगा। ये बातें हमने यहाँ पे कंप्लीट की थी। अब सबसे पहला सेक्शन नंबर 14 हमने स्टार्ट किया, मोरिटोरियम। अब अगर मैं बात करूंगा मोरिटोरियम की, तो मोरिटोरियम के अंदर मैंने कहा था कि एक तरह का कूलिंग पीरियड है, एक तरह का स्टैच्यू पीरियड है। भाई अगर मान लो कंपनी की एप्लीकेशन एडमिट हो चुकी है, जिस दिन CIRP कमेंस हुई, याद करो मोरिटोरियम कब लगता है? जिस दिन CIRP कमेंस हुई उसी सेम डे गवर्नमेंट कह रही है मोरिटोरियम लग जाएगा जी। अब मोरिटोरियम के अंदर क्या क्या होगा अभी वो देखते हैं, बट उससे पहले बताओ, जो भी ये मोरिटोरियम लगेगा, जो ये कूलिंग पीरियड लगेगा, तो इसके अंदर क्या है? क्या ये परमानेंट लग जाएगा या टेम्परेरी बेस पे होगा? टेम्परेरी। ये तब तक लगेगा, अगर आपको याद आ रहा हो, जब तक हमारी CIRP कंप्लीट नहीं होती, मतलब 180 डेज प्लस में 90 या 330। बट आपको मैंने कहा था इसके अंदर क्लैरिफिकेशन आई थी। वो क्लैरिफिकेशन क्या आई थी कि अगर रिजोल्यूशन प्लान उससे पहले अप्रूव हो गया तो फिर वहीं तक मोरिटोरियम है, फिर वो 180 दिन की बात वहां पे नहीं होगी। ये बात अभी आगे जाके हमारी आएगी जी। अब यहाँ पे एक बार चेक करना क्या लिखा है जी। कह रहे हैं मोरिटोरियम इज ए डिले और टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ एन एक्टिविटी। इट में रेफर टू द टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ ए लॉ टू अलाउ ए लीगल चैलेंज टू द कैरिड आउट। फिर अगले उसने लिखा है आगे, after the commencement of CIRP, a calm period known as moratorium period, it is declared during which all suits and legal proceeding against the corporate debtor are held in abeyance। मतलब एक तरह से रुक जाएंगे वो, to allow the IRP और RP to carry it out his or her task smoothly and disallowing creditor
and other stakeholder to take any individual action against the corporate debtor and disrupt the process। मतलब सिंपल सी बात कहना चाह रहे हैं जी, वो एक बात बोलना चाह रहे हैं, आरपी और आईआरपी को काम करने दो, उन्हें सांस लेने का टाइम दो, अभी अभी केस एडमिट हुआ है, अब तुम इसमें हाथापाई नहीं करोगे, तुम छीना छानी नहीं करोगे, अब हमारे पास काम आ चुका है, अब जब तक हम काम कर रहे हैं कोई भी इसके अगेंस्ट सूट नहीं फाइल होगा, अगर चल रहा होगा तो वो स्टे हो जाएगा और ना ही कोई एसेट बिकेंगी, ना ही कोई एसेट की बातें होंगी। बात समझ में आ रही है? अब आगे वही यहाँ पे देखो सेक्शन फिर हमारा स्टार्ट हो गया, सेक्शन नंबर 14 सब सेक्शन 1। अब यहाँ पे चेक करो क्या लिखा है, ऑन द सीआईआरपी कमेंसमेंट। अब सारे बच्चे बोल देना ऑन द सीआईआरपी। अच्छा एक बात बताना, एक हमने पढ़ा था कहीं पे कि 3 दिन के अंदर अंदर कुछ करना था, हमें याद है 3 दिन की एक लिमिट थी, 3 दिन की लिमिट थी ना कि इमीडिएटली करना है कुछ, बट वो इमीडिएटली का मतलब 3 दिन से ऊपर नहीं होना चाहिए, वो क्या था? पब्लिक अनाउंसमेंट। पब्लिक अनाउंसमेंट में 3 दिन की बात थी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि यहां पे 3 दिन की बात नहीं, यहां पे क्या कह रहे हैं, जिस दिन सीआईआरपी कमेंस हुआ उसी दिन क्या लग जाएगा? मोरेटोरियम। देखो प्रॉब्लम क्या है, जब तुम पेपर लिख के आओगे ये वर्ड की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि आईआरपी पॉइंट कब होता है? आईआरपी जो हमारा सेक्शन 16 में पॉइंट है, वहां पर भी क्या लिखा है? वहां पे क्या लिखा है? ऑन सीआईआरपी। तो मैं वही कहना चाह रहा हूं कि आपको ये चेक करना पड़ेगा कहां कहां पे सेम डेट है, क्योंकि अगर पेपर में लिखोगे थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो गया वो नंबर नहीं देगा आपको, बस ये बात ध्यान दो। तो उसने सिंपल सी बात बोली है कि जिस दिन सीआईआरपी कमेंस हुआ द एनसीएलटी शैल डिक्लेयर मोरेटोरियम फॉर प्रोहिबिटेड ऑल द फॉलोइंग नेमली। अच्छा क्या कहना चाह रहे हैं, इनमें से कुछ चीजें वो प्रोहिबिट कर देगा, सब कुछ, ये सब कुछ प्रोहिबिट है। क्या क्या प्रोहिबिट है? पहला, द इंस्टीट्यूशन ऑफ न्यू सूट्स और कॉन्टिन्यूएशन ऑफ पेंडिंग सूट्स। बस मतलब कोई भी नया सूट इसके अगेंस्ट फाइल नहीं होगा और जो पुराने केस चल रहे होंगे उस पे स्टे लग जाएगा, उसको भी कुछ नहीं करेंगे। आगे, ट्रांसफरिंग ऑफ एनी एसेट, कोई भी एसेट ये कंपनी अब ट्रांसफर, इस कंपनी की कोई भी एसेट ट्रांसफर नहीं होंगी। आगे, एनी एक्शन टू फोरक्लोज रिकवर एनफोर्स एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट, इनमें से अगर कुछ इसका गिरवी रखा हुआ है सामने वाली पार्टी इसको सेल नहीं कर सकती। जैसे मान लो मैंने कुछ गिरवी रखा हुआ है, सामने वाली पार्टी उसको रिकवर नहीं कर सकती, उसको बेच के अपने पैसे रिकवर नहीं कर सकती, एज इट इज मेरी एसेट वैसे की वैसे रहेंगी। तीसरी ये प्रोहिबिशन लगा दी। फिर चौथी उन्होंने प्रोहिबिशन लगा दी है जी, द रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय ओनर। किसी ओनर की प्रॉपर्टी मेरे पास है, किसी लेसर की प्रॉपर्टी मैंने लीज पे ली हुई है, तो क्या वो प्रॉपर्टी वापस मांग सकता है? नहीं मांग सकता। ये पॉइंट नंबर 4 है। तो सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, क्या क्या रोक दिया गया? सबसे पहला गवर्नमेंट ने बोला जो तेरे अगेंस्ट केस करने की सोच रहे हैं वो नहीं कर सकते, जो तेरे केस चल रहे हैं वो रुक जाएंगे, तेरी एसेट ट्रांसफर नहीं होंगी, तूने कुछ एसेट गिरवी रखी हैं वो उसको बेच नहीं सकता, किसी की एसेट तेरे पास है वो तुझसे वापस नहीं मांग सकता। ये बातें लिखी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर अगला स्पेशल पॉइंट, बट गवर्नमेंट ने अगर कोई लाइसेंस दी है, गवर्नमेंट ने कोई परमिशन दी है, तो वो कंटिन्यू रहेगी, उस पर कोई भी प्रोहिबिशन नहीं लगेगी, प्रोवाइडेड अगर तुम उसकी पेमेंट टाइमली बेस पे कर रहे हो। ये बात यहाँ पे लिखी है, ये हमने स्पेशल पॉइंट में लिखा था जी, ठीक है जी। देखो वही लिखा है, ए लाइसेंस, परमिट, रजिस्ट्रेशन, कोटा, concession etc given by central government or state government shall not be suspended, terminated subject to condition that there is no default in payment of current dues। ये बात आपको ध्यान देनी है। इसके अंदर से भी केस स्टडी बन सकती है। केस स्टडी क्या बन सकती है? वो सिंपल सी बात पूछ लेंगे कि जैसे ही मोरेटोरियम लगेगा क्या सब एक्टिविटी पर प्रोहिबिशन लग जाएगी? कमेंट, एज ए कंपनी सेक्रेटरी कमेंट करो। सब पर नहीं लगेगी, किस पर लगेगी? इन 4 पे लगेगी, बट इस पे नहीं लगेगी। तो ये बात ध्यान देना, मैंने कहा ना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सब पर नहीं लगेगी, सब पर नहीं लगी। और अभी आगे हम पढ़ेंगे जो असेंशियल गुड्स हैं, असेंशियल सर्विस है, उस पर भी नहीं लगेगी। उससे अगला पॉइंट भी पढ़ेंगे, आईआरपी को लगता है कि ये गुड्स और ये सर्विस बहुत क्रिटिकल है इस कंपनी के गोइंग कंसर्न के लिए, उस पर भी नहीं लगेगी। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। वो क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? यस, यहां अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, केस लॉ के अंदर था कि अगर मान लो क्रिमिनल प्रोसीडिंग चल रही है तो भाई उसके ऊपर भी वो तो केस नॉर्मली चलता रहेगा, उस पर भी कोई स्टे नहीं लगेगा, बस ये पर ध्यान दो। अब यहाँ पे एक बार चेक करो अगला पॉइंट, देखो वही लिखा है, द सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स और सर्विस टू द कॉर्पोरेट डेटर शैल नॉट बी टर्मिनेटेड और सस्पेंडेड और इंटरप्टेड ड्यूरिंग मोरेटोरियम, मतलब वो नहीं रुकेंगी, वो कंटिन्यू रहेंगी। आगे फिर आईआरपी या आरपी, उसको लगता है सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज क्रिटिकल टू प्रोटेक्ट and preserve the value of the corporate debtor shall not be suspended or terminated, उसको भी सस्पेंड और टर्मिनेट नहीं किया जाएगा अगर आईआरपी आरपी को लगता है ये कि ये गुड्स और सर्विस जरूरी है। उसके बाद ये आगे फिर क्या लिखा है,
प्रोहिबिशन गिवन अंडर सेक्शन 14(1) शैल नॉट अप्लाई इन फॉलोइंग केस। अब देखो ऊपर वाली प्रोहिबिशन इन केस में भी नहीं लगेगी। किस केस में नहीं लगेगी? सच ट्रांजैक्शन और एग्रीमेंट और अरेंजमेंट एज में बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद फाइनेंशियल सर्विस। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई को लगता है कि भाई ये चीजें कंटिन्यू रहनी चाहिए, जैसे मान लो एक बात बताओ, अब पैसा निकालना है मेरे को, अपना कंपनी को पैसा निकालना है, पैसा कहीं देना है, किसी को पैसा देना है, तो भाई अगर मान लो बैंकों में ही प्रोविजन लगा दी, पैसा आना जाना बंद हो गया, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर लगता है फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर की कंसल्टेशन से तो वो चीजें कंटिन्यू रख सकता है, उस पर प्रोहिबिशन एप्लीकेबल नहीं है। अगला फिर याद करो, गारंटर, गारंटर पर भी प्रोहिबिशन नहीं है। तुम पर्सनल गारंटर को घसीट सकते हो, उससे तुम रिकवरी कर सकते हो, उस पे नहीं लगी। कॉर्पोरेट डेटर जो है मोरिटोरियम उस पे लगा है, ना कि गारंटर पे लगा है, बस ये पर ध्यान दो। तो बताओ कितना बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है कि क्या मोरिटोरियम में सब चीजें प्रोहिबिट होती हैं? कमेंट पास करो, आंसर इज नो। कुछ प्रोहिबिट होती हैं, कुछ प्रोहिबिट नहीं होती है, तो आपको दोनों लिख के आनी पड़ेंगी कि इस पर प्रोहिबिशन है, इस पर प्रोहिबिशन नहीं है जी। उसके बाद अगला पॉइंट देखो जी, अगला पॉइंट फिर लिखा है द ऑर्डर ऑफ मोरिटोरियम शैल हैव इफेक्ट। देखो वही लिखा है, इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ सीआईआरपी कमेंसमेंट, उस दिन से इफेक्ट में आ जाएगा। और कब तक? टिल द कंप्लीशन ऑफ सीआईआरपी, दैट इज 180 डेज, 270 डेज और 330। फिर आगे देखो यहाँ पे स्पेशल पॉइंट में क्या लिखा है कि वेयर एट एनी टाइम ड्यूरिंग द सीआईआरपी इफ एनसीएलटी अप्रूव द रेजोल्यूशन प्लान 31 या लिक्विडेशन ऑर्डर पास हो गया तो फिर वहीं तक मोरिटोरियम रहेगा, उसके बाद नहीं रहेगा। सिंपल सी बात है। एक बात बताओ, 180 दिन है, 90 दिन के बाद ही कंपनी लिक्विडेशन में जा रही है, नहीं हो पा रही रिजोल्व, अब लग रहा है रिजोल्व हो ही नहीं पाएगी, इसका लिक्विडेशन करना है, तो क्या मोरिटोरियम अगले 90 दिन और चलता रहेगा? आंसर इज नो ना। तो गवर्नमेंट ने वही क्लियर किया कि भाई सीआईआरपी की खत्म होने की डेट होती है 180 डेज, बट 180 डेज तक ही चलेगा ऐसा नहीं है भाई। जब रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव हो गया 180 दिन से पहले या लिक्विडेशन ऑर्डर आ गया तो फिर तो बात ही खत्म होगी ना, फिर यहीं तक मोरिटोरियम है, उसके बाद मोरिटोरियम नहीं रहेगा। ये बात ध्यान दो, ये बात यहां पे लिखी हुई है, ठीक है। अगला देखो फिर यहाँ पे, ये हमारा हो गया सेक्शन नंबर 14, नहीं 14 हो गया जी। अब उसके बाद आ रहा है जी हमारा सेक्शन नंबर 16, अपॉइंटमेंट एंड टेन्योर ऑफ आईआरपी। हम 16 करेंगे, फिर हम 15 करेंगे पब्लिक अनाउंसमेंट वाला। अब एक बार चेक करते हैं आईआरपी की अपॉइंटमेंट कैसी होती है। तो बिल्कुल सिंपल है वैसे, देखो क्या लिखा है, एनसीएलटी शैल अपॉइंट द आईआरपी ऑन सीआईआरपी। ध्यान सुनना, अब जिस दिन सीआईआरपी कमेंस होगा, देखो आप समझ पा रहे हो इस दिन की रेलिवेंसी कितनी है, क्या क्या रेलिवेंसी है? चलो ठीक है, और मोरिटोरियम ठीक है, और यहीं से टाइम पीरियड काउंट करेंगे 90 डेज 180 डेज वाला। ये बात ध्यान दो, बात समझ। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, ये डेट हमारे बहुत काम की है। जिस दिन एप्लीकेशन एडमिट हो गई वहां से हो गया सीआईआरपी कमेंस, और वहीं से आईआरपी अपॉइंट करना है उसी दिन से, और उसी दिन मोरिटोरियम लगेगा, और वहीं से टाइम पीरियड हमारा काउंट किया जाएगा। बस ये पर ध्यान दो। देखो वही लिखा है जी, द एनसीएलटी शैल अपॉइंट द आईआरपी ऑन द सीआईआरपी कमेंसमेंट डेट। अब अगर देखो अपॉइंटमेंट ऑफ आईआरपी, दो केस हैं। एप्लीकेशन अगर फाइल किए सीआईआरपी मेड बाय एफसी और सीडी, देखो दो केस हैं, याद करो। अब यहाँ पे क्या है, उसने नाम प्रपोज किया होगा, अब जो भी उसने नाम आईआरपी का प्रपोज किया होगा, अगर उसके अगेंस्ट कोई लीगल प्रोसीडिंग नहीं चल रही, कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है, तो सिर्फ उसी को हम क्या कर लेंगे, अपॉइंट कर लेंगे। अच्छा, क्या उसके अलावा भी अपॉइंट कर सकते हैं? यस, अपॉइंट कर सकते हैं, बट अगर उसने अपॉइंट किया नॉर्मली हम क्या करेंगे, उसको अपॉइंट करेंगे। अच्छा, अगर मान लो ओसी ने किया है, तो ओसी में दो केस होंगे, या तो नाम प्रपोज उसने किया होगा या नाम प्रपोज उसने, अगर नाम प्रपोज उसने किया है तो फिर उसी को ही अपॉइंट कर लेंगे, अगर कोई एक्शन उसके अगेंस्ट नहीं चल रहा। और अगर उसने कोई नाम प्रपोज नहीं किया तो फिर वो बोर्ड के पास जाएगा। अच्छा, बोर्ड के पास जाएगा तो बोर्ड कितने दिन लेगा, 10 दिन का टाइम लेगा, 10 दिन में रिकमेंडेशन देगा, फिर उसी को फिर आगे वो अपॉइंट कर लिया जाएगा एज ए आईआरपी। ये बातें हमने यहाँ पे की थी। देखो लिखा है, अगर कोई नाम नहीं है तो नो प्रपोजल फॉर आईआरपी इज मेड, देन एनसीएलटी शैल मेक रेफरेंस टू फॉर रिकमेंडेशन ऑफ एन आईपी who may act as IRP. फिर the IBBI shall within 10 days of receipt of reference from NCLT recommend the name of IP NCLT against whom no disciplinary proceeding are pending. ये बातें लिखी हैं। अब IRP का टाइम पीरियड कहां तक चलेगा जी, IRP की लाइफ कहां तक होती है? अगर मान लो IRP अपॉइंट हो गया तो जब तक RP अपॉइंट, हाँ सेक्शन नंबर 22 याद करो, आपको मैंने कहा था कि पहले यहां पे ना टाइम लिमिट थी, पहले यहां पे लिखा था 30 दिन तक आईआरपी रहेगा, ठीक है। बट अगर 30 दिन में आरपी अपॉइंट नहीं हुआ तो
फिर कंपनी लावारिस हो गई, कंपनी को कोई देखरेख करने वाला नहीं है, तो गवर्नमेंट ने चेंज किया। गवर्नमेंट ने कहा जब तक आरपी अपॉइंट नहीं होगा तब तक, ये बातें हमने यहाँ पे कंप्लीट की थी जी। ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है जी, पक्का पक्का। चलो अब आगे फिर देखो यहाँ पे सेक्शन नंबर 15 अब आ गया पब्लिक अनाउंसमेंट का। अब देखो पब्लिक अनाउंसमेंट क्या कह रहे हैं, आईआरपी। अब देखो आईआरपी अपॉइंट हो गया, अब क्या हो गया, आईआरपी अपॉइंट हो गया। अब जैसे आईआरपी अपॉइंट हुआ, अब उसे क्या करनी है, तो आईआरपी शैल मेक द पब्लिक अनाउंसमेंट इमीडिएटली आफ्टर हिज, जैसे ही वो अपॉइंट हुआ तुरंत तुरंत उसे क्या करनी है। अब क्वेश्चन आया तुरंत का मतलब क्या है भाई, तुरंत 5 दिन 6 दिन 10 दिन 8 दिन कितने, तो गवर्नमेंट ने कहा तुरंत का मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन, बट 3 दिन से ऊपर नहीं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 3 दिन से ऊपर नहीं, तो 3 दिन तक तुम्हें आपकी अनाउंसमेंट करनी पड़ेगी, पब्लिक अनाउंसमेंट। बस ये पर ध्यान दो। तो देखो लिखा है यहाँ पे, इमीडिएटली रेफर टू नॉट मोर देन 3 days फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ। अच्छा अब देखो कमाल की बात, फिर एक पॉइंट और आ गया यहाँ पे, आईआरपी अपॉइंट कब होता है, सीआईआरपी, आप समझ पा रहे हो, फिर वही डेट हमारे काम की आ गई जब सीआरपी कमेंस हो, वहां से 30 दिन, वहां से 3 दिन, सॉरी 3 दिन। आप देख रहे हो मतलब एक डेट से क्या कनेक्शन है, मतलब जिस दिन सीआरपी कमेंस हो रहा है उसी दिन मोरिटोरियम लग रहा है, उसी दिन से आईआरपी अपॉइंट हो रहा है, और वहीं से 180 दिन की लिमिट काउंट हो रही है, और वहीं से 3 दिन काउंट हो रहे हैं अगर एक्चुअल में चेक किया जाए तो। वैसे इन्होंने यहाँ पे सीआईआरपी कमेंसमेंट लिखा नहीं है, बट उसने कब से बोला, फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ, और आईआरपी की अपॉइंटमेंट होती कब है, तो एक्चुअल में 3 दिन कहां से काउंट कर रहे हैं, कमेंसमेंट से काउंट कर रहे हैं एक्चुअल में, अगर मैं देखता हूं जी। ठीक है जी, उसके बाद अब यहां पे देखो अगला, पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ सीआईआरपी अंडर सेक्शन 13 शैल कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन नेमली। अब क्या क्या इंफॉर्मेशन होंगी, पहला नेम एंड एड्रेस ऑफ कॉर्पोरेट डेटर। भाई कॉर्पोरेट डेटर का नाम क्या है, एड्रेस क्या है, मतलब जो पैसा डूब गया है, जिसने पैसा देना है उसका नाम एड्रेस बताना पड़ेगा। फिर नेम ऑफ द अथॉरिटी विद विच द कॉर्पोरेट डेटर इज इनकॉर्पोरेटेड, और भाई वो किस एक्ट में इनकॉर्पोरेट है या किस एक्ट में रजिस्टर्ड है, आपको ये बताना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम, भाई आपको इसमें बताना पड़ेगा जिसने क्लेम जमा कराने उसकी लास्ट डेट क्या है। याद है कुछ हमने एक रेगुलेशन की थी कि लास्ट डेट जो होती है वो कब तक होती है, 90 दिन तक तो हम क्लेम जमा करवा सकते हैं, 90 दिन के बाद भी करवा सकते हैं, आपको रीजन देना पड़ता है। ठीक है नहीं, याद करो रेगुलेशन, कुछ याद है किसी को, रेगुलेशन नंबर 12, रेगुलेशन नंबर 12 हमने की थी क्लेम सबमिशन की। ठीक है, कोई बात नहीं, याद नहीं है तो घबराना नहीं है कि याद क्यों नहीं आ रही ना, अभी तो फर्स्ट टाइम रिवीजन है ना, 2-3 बार रिवीजन करोगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है नहीं, तो यहाँ पे एक बार चेक करो। अगला फिर वो कह रहा है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ क्लेम, आपको ये बताना पड़ेगा। फिर डिटेल ऑफ दी आईआरपी, कि इसका आईआरपी कौन है जी, कॉर्पोरेट डेटा का आईआरपी कौन है। उसके बाद पेनल्टीज फॉर फॉल्स मिसलीडिंग क्लेम, अगर तुम गलत क्लेम दोगे तो क्या पेनल्टी तुम्हारे लग सकती है जी। उसके बाद डेट ऑन विच सीआईआरपी शैल क्लोज, किस दिन सीआरपी खत्म हो जाएगी, विच शैल बी 180th डेज, मतलब 180 दिन तक आपकी सीआरपी क्लोज हो जाएगी, तो वो तुम्हें बतानी पड़ेगी ताकि उनके दिमाग में रहे कि हमें क्लेम जमा कराने हैं, उससे पहले जमा कराने हैं। ऐसा नहीं कोई 3 साल के बाद उठ के आ गया सर मैंने 2 करोड़ रुपए लेने हैं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उनको नहीं पता ना एक्चुअल में। सर एक बात बताओ, आईबीसी आप पढ़ रहे हो, बाहर वाला तो नहीं पढ़ रहा, अब बाहर वाले को तुम्हें एप्लीकेशन भेजनी है कि भाई अपने क्लेम जमा करा दो, वो कह रहा करा दूंगा, उसको ये नहीं पता कब तक कराने हैं, भाई सीआईआरपी कब तक चलेगा, तो लास्ट डेट सीआईआरपी की क्या है आपको बताना पड़ेगा, दैट इज 180th डे तक हमारा सीआईआरपी चलेगा, उसके बाद हमारा सीआईआरपी नहीं चलेगा। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 15 है। अब स्पेशल पॉइंट में क्या है, वही एक्सपेंडिचर जो पब्लिक अनाउंसमेंट के होंगे वो कौन बोर्न करेगा, एप्लीकेंट, बट सीओसी से वो क्या हो जाएंगे, रिम्बर्स हो जाएंगे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके केस लो हम केस लो की बुक में करेंगे। अब आ जाओ आगे सेक्शन नंबर 17, 18, 19, 20, ये तो बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब बिल्कुल ऐसे ही का मतलब इसमें याद करने वाली बातें थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा रट्टाफिकेशन ज्यादा है। ठीक है, अब एक बार चेक करते हैं सेक्शन नंबर 17 जो है वो किसके हैं, मैनेजमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर बाय द आईआरपी। ठीक है, अब यहाँ पे ना इसको मैंने 2 पार्ट्स के अंदर बाइफरकेट किया था, एक तो सेक्शन 17(1) और एक 17(2). अब 17(1) एक तरह की एक्चुअल में क्या है, ये आईआरपी की ड्यूटीज मान लो कि आईआरपी की क्या क्या ड्यूटीज हैं। अब वो कहना चाह रहे पहला कवर मेनली 3 पॉइंट, पहले में क्या है, एक्सरसाइज द पावर ऑफ बीओडी पार्टनर, मतलब जो बीओडी है और पार्टनर है उसकी पावर अब किसके पास आ जाएगी, आईआरपी। अच्छा याद है केस लो हमने किया था, उस केस लो के अंदर मैंने कहा था कि बीओडी और पार्टनर सस्पेंड होंगे आईआरपी के आने के बाद, एम्प्लॉय और वर्कमैन नहीं होंगे, वो कंटिन्यू रहेंगे। याद आ रही मेरे बात, क्योंकि अगर वो सस्पेंड हो गए तो कंपनी काम कैसे करेगी,
तो बीओडी और पार्टनर की पावर सिर्फ आईआरपी के पास आ रही है, एम्प्लॉइज कॉन्टिन्यू रहेंगे। एक केस लो और भी था, अगर हाँ अगर एम्प्लॉय के पास कोई पावर है चेक बैक साइन करने की तो वो रहेगी, वो खत्म नहीं होगी, क्योंकि बीओडी की पावर छीनी है, पार्टनर की पावर छीनी है, एम्प्लॉय की पावर जो है वो एज इट इज उसके पास है, बस ये पर ध्यान दो। आगे देखो अगला पॉइंट, फिर रिपोर्टिंग बाय ऑफिसर, और ये रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अब किसको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी? आईआरपी को। फिर इंस्ट्रक्शन टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होंगे, बैंक एटसेट्रा होंगे, उनको इंस्ट्रक्शन अब कौन देगा? आईआरपी, क्योंकि बीओडी और पार्टनर तो जा चुके हैं। उसके बाद जी फिर अगला 17(2), एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट डेटर के बिहाफ पे अब एक्ट कौन करेगा? आईआरपी करेगा जी। टेक एक्शन एज स्पेसिफाइड बाय, अगर कोई बोर्ड ने बोला एक्शन लेना है उसको लेना पड़ेगा। उसके बाद जी अथॉरिटी टू एक्सेस, सारे रिकॉर्ड्स चेक करने की अथॉरिटी किसके पास आएगी? दी आईआरपी के पास आएगी। अथॉरिटी टू एक्सेस बुक्स ऑफ अकाउंट्स, सारे बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने की अथॉरिटी। फिर कंप्लाइंग रिक्वायरमेंट, जो रिक्वायरमेंट्स होगी वो कंप्लाई करनी पड़ेगी आईआरपी को, और कंपनी उसका कंप्लाई कर रही है नहीं कर रही वो भी आईआरपी को देखना पड़ेगा जी। तो फिर आगे डिटेल में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है जी, ठीक है। एक बार इसको भी रीड करूं, इसको रीड करूं एक बार, जो ये ऊपर लिखे है ना, यही लिखा है आपने, बस नीचे ये लिखा है, बस नहीं लिखा ना, ये वाला लिखवाया था मैंने, क्या मैंने हैं? चलो मतलब ऐसे मैंने मेरे ख्याल 17(1)(2) करके लिखवाया था ना, ठीक है। तो ये नीचे वही सेम पॉइंट बच्चे ने मेरे ख्याल से या तो डिटेल में अलग से लिख रखे हैं, ठीक है। वही सेम पॉइंट है जो हमने ऊपर लिखे हैं ना, वही सेम पॉइंट, ये 17(1) है और आप चेक करोगे ये 17(2) है जी, ठीक है। ये सेम बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं जी। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 18, ये हमारा आ रहा है जी ड्यूटीज ऑफ आईआरपी की, हमारी आईआरपी की। अच्छा सेक्शन 17 जो था वो ड्यूटीज का नहीं था, वो था पावर, मैंने आई थिंक ड्यूटी बोल दिया था। सेक्शन 17 जो था एक तरह से पावर ऑफ आईआरपी, कि आईआरपी की क्या क्या पावर्स हैं वो 17 है। ड्यूटीज क्या क्या है आईआरपी की, वो सेक्शन नंबर 18 है, ये बात ध्यान दो। अब देखो आईआरपी की क्या क्या ड्यूटीज हैं, वो कह रहा है की पॉइंट्स टू बी परफॉर्म बाय द आईआरपी। सबसे पहले आईआरपी शैल परफॉर्म द फॉलोइंग ड्यूटीज, नेमली, पहला वही बात लिखी है, कलेक्ट ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एसेट, फाइनेंस and operation of the corporate debtor for determine the financial position of corporate debtor including information relating to। अब एक बात मेरे को बताओ, सिंपल सी बात ये निकल के आ रही है, आईआरपी उस कंपनी का सारा डेटा कलेक्ट करेगा उसके फाइनेंशियल से रिलेटेड, ठीक है। उसका रीजन है कि इसने कितना पैसा लोगों से लेना है, कितना पैसा देना है, ताकि फाइनेंशियल पोजीशन पता लग सके कि ये कंपनी कितनी स्टेबल है। भाई अगर मान लो कल इसको अगर हम रिजोल्व कर देंगे, सोचते भी हैं, तो इसके एक्चुअल में है क्या अंदर। अब मान लो यही, अगर मान लो हमने सारा कुछ देखा, निचोड़ किया, इस कंपनी ने सबका पैसा देना है, अब सबका पैसा ही अगर देना है, लेना कहीं से भी नहीं है, तो कंपनी लिक्विडेशन की तरफ ही जाएगी। फिर भाई कौन इसको खरीदेगा? अगर मान लो सामने लेने वाले 20 लोग हैं, कोई भी कंपनी को खरीदेगा तो 20 लोगों को पैसा लौटाना पड़ेगा ना। तो पहला पॉइंट वो कह रहा है कि उसकी ये ड्यूटी है आईआरपी की कि सारा डेटा वो कलेक्ट करे। अब कलेक्ट करे रिलेटिंग टू उसकी एसेट्स कितनी है, फाइनेंस कितने, ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, किस लिए, फॉर डिटरमाइनिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू। अब ये भी इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी, क्या क्या जी? पहला बिजनेस ऑपरेशन, पिछले 2 साल के क्या चल रहे हैं। उसके बाद फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल पेमेंट कैसी हो रही है पिछले 2 साल। फिर लिस्ट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी ऑन द इनिशिएशन डेट, कितनी एसेट्स है कितनी लाइबिलिटीज है इसकी, और सच अदर पर्टिकुलर एज में भी स्पेसिफाइड, ये बातें यहां पे लिखी हैं। आगे अगला फिर गवर्नमेंट कहना चाह रही है रिसीव एंड collect all the claims submitted by the creditor pursuant to the public announcement made under section 13 and याद करो सेक्शन 15 में पब्लिक अनाउंसमेंट होती है। पब्लिक अनाउंसमेंट वो क्या मंगाता है? क्लेम, तो उसकी उसको लिस्ट बनानी पड़ेगी, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा कितने लोगों के उसको क्लेम आए हैं जी। उसके बाद फिर उसको सीओसी बनानी पड़ेगी, ये भी उसकी ड्यूटी है आईआरपी की। मॉनिटर द एसेट्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर एंड मैनेज इट्स ऑपरेशन अंटिल ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल इज, सारे ऑपरेशन मैनेज करने पड़ेंगे कब तक? जब तक आरपी अपॉइंट नहीं होता। अगला फाइल इंफॉर्मेशन कलेक्टेड विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी इट, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन उसके पास आई है वो आईयू को उसको देनी पड़ेगी ताकि आईयू अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सके फ्यूचर के लिए। फिर अगला पॉइंट यहां पे निकल के आ रहा है टेक कंट्रोल एंड कस्टडी ऑफ एनी एसेट ओवर विच द कॉर्पोरेट डेटर हैज ओनरशिप राइट। जिस जिस एसेट्स पे उसके राइट हैं उसका सारा कंट्रोल लेना पड़ेगा। याद है यहां पर मैंने कहा था एसेट में इंक्लूड नहीं होता, अगर आप देखोगे आगे मैंने यहां पे लिखवाया होगा, ये देखो एसेट में इंक्लूड नहीं होता। इसका क्रक्स से निकल के आ रहा था कि जो भी थर्ड पर्सन की एसेट्स हैं वो इसमें इंक्लूड नहीं होती, मतलब कॉर्पोरेट डेटर के पोजेशन में जो एसेट हैं और उसकी हैं बस वो हमें चेक करनी है।
मेरे पास कोई एसेट है किसी और की, वो मेरी तो नहीं है ना, तो वो मेरी एसेट काउंट नहीं होगी। तो गवर्नमेंट ने यहां पे देखो वही निकाला हुआ है, अगर आप चेक करोगे, फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन एसेट शैल नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग नेमली, पहला एसेट ओन्ड बाय थर्ड पार्टी इन पोजेशन ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, हम ये एसेट में कवर नहीं करेंगे। एसेट ऑफ एनी इंडियन और फॉरेन सब्सिडी ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, भाई मेरी सब्सिडी की एसेट जो है सब्सिडी की, वो तो उसकी है ना, याद करो सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनियां अलग अलग होती हैं। आपने कंपनियों के पहली क्लास में केस किया होगा सलमान वर्सेस सलमान, वही सैलमन वर्सेस सैलमन, तो उसके अंदर आपने ये तो पढ़ा होगा सेपरेट लीगल एंटिटी, दो जिस्म मगर एक जान है हम, मतलब ये थोड़ी बातें आपने पढ़ी होंगी थोड़ी बहुत कि अलग अलग होती है, तो वही सेम बातें यहाँ पढ़ी हैं। तो गवर्नमेंट वही बात कहना चाह रही है कि अगर सब्सिडरी की कोई चाहे इंडियन है चाहे फॉरेन है, उसकी एसेट्स तुम्हारी एसेट्स नहीं है। उसके बाद such other assets may be notified by the central government in consultation with any financial service regulator, उसको भी हम एसेट में कवर नहीं करेंगे जी, ठीक है जी। अब ये सारी के सारी उन्होंने लिख रखी हैं एसेट में क्या क्या आएगा, टेंजिबल एसेट्स आएंगी, इनटेंजिबल एसेट्स आएंगी, मूवेबल प्रॉपर्टी आएंगी, इमूवेबल प्रॉपर्टी आएंगी, आपकी आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होंगे वो भी यहाँ पे आ जाएंगे। ये सारी बातें आपकी यहाँ पे आनी है जी बस। पॉइंट नंबर 6 कह रहा है एसेट सब्जेक्ट टू डिटर्मिनेशन ऑफ ओनरशिप बाय अ कोर्ट और अथॉरिटी, अगर मान लो किसी कोर्ट या अथॉरिटी ने ओनरशिप बता दी कि एसेट आपकी है, तो वो भी आपके एसेट मानी जाएगी जी, ठीक है। चलो जी, अब यहाँ पे हमारा था सेक्शन नंबर 18 दैट इज ड्यूटी। अब आ रहा सेक्शन नंबर 19, ये तो बिल्कुल सिंपल है। 19 के अंदर ये था कि कोऑपरेट करना पड़ेगा, जितना भी मैनेजमेंट स्टाफ होगा वो आईआरपी से कोऑपरेट करेगा, और अगर कोऑपरेट वो नहीं करेगा वो एनसीएलटी को बोल देगा, फिर एनसीएलटी डायरेक्शन देगा उन लोगों को कि भाई तुम इसको कोऑपरेट करो, ये तुम्हारा, अब ये लगा लो जो भी कुछ करना है वो इसने ही करना है, तुम्हें जो ये मांगता है उसको तुम्हें देना पड़ेगा, बात खत्म। देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, पर्सनल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर or its promoter or any other person associated with the management of corporate debtor shall extend and all assistance and cooperation to the IRP as may be required by him managing the affairs of the corporate debtor। आगे फिर वो कहना चाह रहा है जी, where any personnel of the corporate debtor, its promoter or any other person required to assist or cooperate with the IRP does not assist और cooperate the IRP may make an application to the NCLT for necessary direction, कि भैया अगर कोई कोऑपरेट नहीं करेगा वो NCLT को बोल देगा, फिर NCLT डायरेक्शन पास करेगा। अगले पॉइंट में वही है, NCLT on receiving the application 19(2) shall by an order direct such personnel or other person to comply with the instruction of the resolution professional and to cooperate with him in collection of information and management of corporate debtor, की आपने हेल्प करनी है। तो 19 ना एग्जाम में किसी काम का है ना ही आएगा, ठीक है, एक जनरल सेक्शन है बस, सिर्फ सिंपल सी बात है कि आईआरपी आ गया। अब कई बार होता है ना, जैसे एक बात बताओ, ये नॉर्मली क्या होता है, जैसे मान लो एक सीए है, ध्यान सुनना, या एग्जाम्पल ले लो क्रिकेट टीम है। अब अगर एक क्रिकेट टीम है, मान लो रोहित शर्मा या विराट कोहली कैप्टन है, उसके अंडर काम कर रहा है सचिन तेंदुलकर। अब सचिन तेंदुलकर जी जो हैं, सौरव गांगुली हैं, वो सीनियर एक तरह से, बट वो कैप्टन नहीं है, वो कह रहा है मैं तेरी बात नहीं मानता, मैं सीनियर हूं। तो अब बीसीसीआई डायरेक्शन देगा सचिन तेंदुलकर को कि भाई वो कैप्टन है, उसकी बात माननी पड़ेगी। भाई कैप्टन बोलेगा ना, भाई अगर मान लो तुम मेरे से सीनियर हो बट मैं तुम्हारे से ऊपर चला गया, अब किसी वजह से मेरे रिकॉर्ड अच्छे हैं, कुछ भी है, मैं लीडरशिप अच्छे करता हूं, तो मैं कैप्टन बन गया। मैं तुम्हें कह रहा हूं जाओ रिकॉर्ड्स लेके आओ सब कुछ, मेरे को आप कह रहे हो क्यों भाई, तू है कौन? 20 साल का नौजवान लड़का मेरे को समझाएगा 40 साल के बच्चे को? बोले 40 साल का, हाँ बच्चा, 40 साल के बच्चे वाली बात ही है भाई, 40 साल का भाई मैं हो गया हूं, तू मेरे को समझाएगा। अच्छा अब मेरे को लग रहा है भाई ये तो साथ ही नहीं दे रहे, फिर मैं क्या करूंगा, जिसने मेरे को कैप्टन अपॉइंट किया बीसीसीआई कि सर आप इनको बोलो, देखो मैं तो बोल नहीं पा रहा, फिर जैसे वो आपको बोलेगा आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, नहीं तो आप टीम से बाहर जाओगे, सिंपल सी बात है। वही बात यहाँ पे लिखी है जी। उसके बाद आ रहा हूं सेक्शन नंबर 20, याद है 20 किसका है? 20 किसका है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ आईआरपी। आईआरपी की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेक्शन नंबर 20। अब एक बार चेक करो आईआरपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आईआरपी हैज ए क्रिटिकल, आईआरपी हैज ए क्रिटिकल रोल ड्यूरिंग द, क्रूशियल है, अच्छा आईआरपी हैज ए क्रूशियल रोल। अब आईआरपी का रोल बहुत एक क्रूशियल रोल है, किसमें? सीआईआरपी के अंदर। देयर प्राइमरी जॉब टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू द सेफगार्ड, मतलब सिंपल से बात है, उस कंपनी को बचाना, उस कंपनी की एसेट बनी रहे, ये कंपनी गोइंग कंसर्न में चलती रहे, ये आईआरपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहली है। उसके बाद पावर एंड अथॉरिटीज ऑफ आईआरपी टू कैरी आउट दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इफेक्टिवली द आईआरपी हैज स्पेसिफिक, मतलब कंपनी गोइंग कंसर्न में चलती रहे, कंपनी की एसेट सही रहे, वैल्यू इंक्रीज होती रहे, उसके लिए आईआरपी क्या क्या कर सकता है।
बात समझ में आ रही है जी? अब देखो यहाँ पे सबसे पहला वो प्रोफेशनल अपॉइंट कर सकता है। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट अपॉइंट करने हैं, लॉयर्स अपॉइंट करने हैं, अदर प्रोफेशनल अपॉइंट करने हैं, सीएस अपॉइंट करने हैं, कुछ भी अपॉइंट करना है भाई साहब, मैं कह रहा हूं कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे आपको भी वो अपॉइंट कर सकता है, ठीक है? यस, ओ माय गॉड। उसके बाद हैं क्या कह रहा है बच्चा? हमीद, हाँ वही तो, माय गॉड। उसके बाद देखो जी, मॉडिफाई ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर मान लो कंपनी ने कोई भी ऑल कॉन्ट्रैक्ट किए हैं उसको मॉडिफाई कर सकता है, चेंज कर सकता है, और नए कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ कंपनी। फिर रेस इंटरिम फाइनेंस, आपको मैंने कहा था ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि अगर कंपनी के बीच में कोई फाइनेंस लेना है तो वो ले सकता है, बट उसके लिए अप्रूवल चाहिए होती है। और यहाँ पे आपको मैंने ये भी कहा था कि नॉर्मली कोई कंपनी फाइनेंस देती नहीं है क्योंकि उसका पैसा डूब ना जाए। भाई अगर ऑलरेडी कंपनी डूबी हुई है, किस चक्कर में डूबी है, वो पैसा दे नहीं पा रही, तो उसको दूसरा कौन देगा? तो फिर यहां पे चेक करो, आपको मैंने कहा था इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कॉस्ट का हम पार्ट बना देंगे इसको, ताकि जब पैसा आएगा सबसे पहले हम तुम्हें ही भुगतान करेंगे, तुम टेंशन मत लो। तो यहां पे हमने उसको एक एश्योरिटी दी कि तू घबरा मत, तू उन लोगों की तरह नहीं है, तू उनसे पहले है। सिंपल सी बात है, तू उन लोगों की तरह नहीं है, तू उनसे पहले है, क्योंकि तू हमारी उस टाइम पर हेल्प कर रहा है जब हमें हेल्प की बहुत जबरदस्त नीड है। तो इसलिए जब पैसा आएगा सबसे पहले हम तेरा ही पैसा उतारेंगे, क्योंकि तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। देखो यहाँ पे आगे क्या लिखा है, तो आईआरपी कैन रेज इंटरिम फाइनेंस बट दे कांट यूज कंपनी एसेट्स एज फॉर दीज लोन, मतलब वही गिरवी नहीं रख सकता। बट यहाँ पे एक पॉइंट था, अगर एसेट की वैल्यू 2 टाइम्स है, अगर एसेट की वैल्यू 2 टाइम्स है, ट्वाइस है और द अमाउंट ऑफ द डेट, देन उसके अगेंस्ट वो क्या करेगा? अच्छा, क्रेडिटर की कंसेंट के बिना, वैसे क्रेडिटर की कंसेंट लेनी पड़ती है। एक बात बताओ, अगर मान लो गिरवी रखनी है, अब गिरवी क्रेडिटर क्यों नहीं रखने देना चाह रहे? क्योंकि ये पैसा जो आएगा वो मिलना किसको है? क्रेडिटर को। अब जब बच्ची कुछ एसेट है वो भी तुम गिरवी रख के लोन ले लोगे, क्रेडिटर तो गया, तो क्रेडिटर ने क्या बोला? मेरी कंसेंट लेनी पड़ेगी। बट अगर एसेट की वैल्यू 2 टाइम्स है, जो तुम पैसा मांग रहे हो उससे 2 टाइम्स है, तो विदाउट क्रेडिटर की कंसेंट तुम क्या कर सकते हो? उससे पैसा ले सकते हो और गिरवी तुम एसेट को रख सकते हो। वही बात कहना चाह रहे हो। मैं बताता हूं, जैसे मान लो मेरे पास 50 लाख है, ठीक है, ध्यान सुनो। अब मेरे पास 50 लाख की एसेट पड़ी है। अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि तुमने मान लो 50 लाख का लोन लेना है। अब 50 लाख का लोन लेना है, सामने वाला बंदा कह रहा है कि 50 लाख की एसेट गिरवी रख, तो गवर्नमेंट ने कहा नहीं रख सकता भाई, पहले क्रेडिटर की परमिशन लेके आ कि 50 लाख का लोन है, 50 लाख की एसेट है, एसेट बिल्कुल गायब हो गई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब अगर मान लो 50 लाख का लोन लेना है, एसेट 100 लाख की है, अब गवर्नमेंट कह रही है इस केस में एसेट की वैल्यू डबल है इससे, तो कम से कम 50 लाख तो तुम्हारे पास हैं भाई। अगर मान लो कल ये लोन डूब जाए तो एसेट से रिकवरी कितने की होगी? 50, बाकी 50 तुम्हारे रहेंगे और वो 50 तुम क्रेडिटर को पेमेंट कर सकते हो। तो गवर्नमेंट ने कहा उस केस में क्रेडिटर को पेमेंट मिल रही है, प्रॉब्लम के पहले केस में तो पेमेंट ही नहीं मिल रही ना। नहीं समझ आ रही मेरी बात भाई? अगर 10 रुपए की एसेट है और वही मैंने गिरवी रख दी और कल मैं उसका लोन चुका नहीं पाया, वो 10 रुपए की एसेट बेच देगा, क्रेडिटर तो खाली, ठीक है। अब अगर 10 रुपए की एसेट है, मैंने लोन लेना 5 का, तो गवर्नमेंट ने कहा 10 की एसेट गिरवी रखेगा, अगर तुम कल 5 रुपए नहीं चुका पाया, 5 तो हैं, उससे पेमेंट किसकी कर देगा? तो इसलिए क्रेडिटर की कंसेंट लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है अगर वैल्यू ट्वाइस है, उस केस में कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो जी, गिव इंस्ट्रक्शन, आईआरपी हैज अथॉरिटी टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन टू द कंपनी एम्प्लॉय एंड स्टाफ एज नेसेसरी टू एंश्योर द कंपनी कीप रनिंग एंड फाइनेंशियली स्टेबल, मतलब कंपनी चलती रहे, कंपनी गोइंग कंसर्न में चलती रहे। गवर्नमेंट ये बात कहना चाहिए, उसके लिए आईआरपी जो है आगे जो डायरेक्शंस है वो दे सकता है, इंस्ट्रक्शन जो है वो दे सकता है जी। उसके बाद IRP can take necessary action that required to ensure company continue as a functioning business CRP, मतलब कोई भी एक्शन अगर उसको लेना है, सिंपल सी बात है, क्रक्स ये निकल के आ रहा है, IRP के जितने पॉइंट्स आप पढ़ोगे एक ही क्रक्स है, क्या? कंपनी गोइंग कंसर्न में चलती रहनी चाहिए, कंपनी को बंद नहीं होने देना। उसके लिए तुम्हें पैसा उठाना है, पैसा उठाओ, किसी को डायरेक्शन देनी है, डायरेक्शन दो, लोग अपॉइंट करने हैं, लोग अपॉइंट करो, एक्शन लेना है किसी के अगेंस्ट, एक्शन लो, कंपनी बंद नहीं होनी चाहिए। क्योंकि हमने आईबीसी कंपनी बंद करने के लिए नहीं बनाया, हमने उसको रिजोल्व करने के लिए बनाया है, ठीक है, रिवाइवल के लिए बनाया, एक तरह से रिजोल्यूशन के लिए बनाया है हमने। आईबीसी का मेन पर्पस यही है, इसीलिए हम तुझे लेकर आए हैं क्योंकि तू प्रोफेशनल है। अब आईआरपी कौन होगा? सीए या सीएस या सीएमए में से कोई एक होगा, पढ़ा लिखा होगा ना,
तो गवर्नमेंट ने कहा भाई तेरे पढ़े लिखे होने का फायदा क्या, फिर सारी पावर तेरे को दे रहे हैं हम। अभी क्यों, अच्छा इसको भी क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अभी सीओसी नहीं बनी। जब सीओसी बन जाएगी तो फिर पावर किसके पास आ जाएगी, सीओसी नहीं, आईआरपी की पावर भी नॉर्मली किसके पास चलेगी, एक्चुअल में पावर सीओसी के पास है, बट सारे काम मिलके करते हैं आरपी और सीओसी, बट अप्रूवल हमेशा किसकी चाहिए होती है। उसका रीजन है क्योंकि पैसे सीओसी ने ही लेने हैं, तो पैसे उन्होंने लेने हैं तो डिसीजन भी उनका चलेगा। बट अब उनका डिसीजन भी कितना चाहिए आप चेक करो, कहीं 66, कहीं 90, कहीं 75, क्योंकि हर आदमी, गवर्नमेंट को भी पता है 100% कभी एग्री नहीं हो सकता। सिंपल सी बात है ना। और अगर मान लो मैं आपसे ही पूछूं, जैसे मान लो आप जितने बच्चे बैठे हो, अब मान लो मैंने आपसे कोई क्वेश्चन पूछा या मैंने आपको बोल दिया कि ऐसा है कि घूमने चलें कहीं, तो आपने कहा हाँ हाँ हाँ, एक बच्चा कहता है नहीं 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 सर मेरे घर में काम है। ऐसा हो सकता है भाई, सिंपल सी बात है ना, हर एक की मेंटालिटी अलग अलग है, तो 100% गैदरिंग तो कभी हो ही नहीं सकती, व्यूज तो अलग अलग होंगे। तभी आप कभी चेक करना, आपने आज तक इतिहास में जो भी लो पढ़े होंगे कहीं पर भी 100% वोटिंग लिखी नहीं है, कहीं पर हो ही नहीं सकती। या 90, 75 एसआरबी पास कब मानते हैं, 75 पास है ना भाई, तुम 25 एसएससी कराओ, सिंपल। तुम 25 मानना है, नहीं मानना एसएससी कराओ, तुम्हारा कोई वैल्यू ही नहीं है। 75 मान गए, तुम मान गए, बात खत्म जी। तो वही सेम बात यहां पर भी है, जहां जहां मीटिंग अप्रूवल है, 66 भी है, 75 भी है, 90 भी है, इवन 51% भी है। आप चेक करो सीओसी की मीटिंग में रेजिड्यूरी 51 ही है। रेजिड्यूरी का मतलब ज्यादा केस में 51 ही है, ज्यादा केस में 51 नहीं है, मतलब गवर्नमेंट को पता है ये सीओसी भी इकट्ठे नहीं हो सकते, ये सीओसी भी एकजुट नहीं हो सकते। तो 51% आप अगर चेक करो बहुत कम फेवरेबल है, मतलब 51% एक बहुत बड़ा 49% गैप है। अगर 100 क्रेडिटर है, 51 क्रेडिटर मान रहे हैं तो 49 की वैल्यू ही नहीं है। वो नहीं मान रहे, वो एसटीसी कराएं, तुम नहीं मान रहे छोड़ो, तुम 51 मान रहे हैं, काम खत्म ना, हमारा काम बनता। बात समझ आ रही है जी। उसके बाद देखो जी अगले क्या कह रहे हैं जी। अच्छा फिर आगे है प्रोसेस हाउ टू सबमिट क्लेम एंड टाइम पीरियड, इसको हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन 12 और रेगुलेशन 6 में, ठीक है। इसको हम आगे जाके सेम डायग्राम वहां पे आएगा, तब हम इसको वहां पे देख लेंगे। ये डायग्राम जो मैंने बनवाया था ना आपको क्लेम वाला, ये आगे जाके भी चेक करो हमने किया है, याद है रेगुलेशन 12 वहां पे जो मैंने कहा था अमेंडमेंट आई है 90 दिन, और रेजोल्यूशन प्लान का इशुएंस डेट विच एवर इज लेटर, याद करो आप। तो इसको हम आगे रख के भी डिस्कस कर लेंगे, इसको भी एक बार हम स्किप कर देते हैं। अब यहाँ पे मीनिंग ऑफ इंटरिम फाइनेंस एक बार देख लो जी, एक बार देखो बराबर से मीनिंग ऑफ इंटरिम फाइनेंस क्या है, ये इंपॉर्टेंट है जी। ये बन सकता है इंटरिम फाइनेंस की डेफिनेशन क्या है। इंटरिम फाइनेंस मीन एनी फाइनेंशियल डेट रेज बाय द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ड्यूरिंग द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस पीरियड एंड सच अदर डेट एज मे बी नोटिफाइड, ठीक है। अब के बाद द टर्म एंड सच अदर डेट एज मे बी नोटिफाइड वाज इंक्लूडेड वाइड द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड दिस 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 दिस, मतलब ये वर्ड इस टाइम पर ऐड हुआ था, ठीक है। अब उसके बाद देखो अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ इंटरिम फाइनेंस एंड कॉस्ट इंकर्ड इन रेजिंग एंड सच फाइनेंस इज इंक्लूडेड इन द इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट। फिर वो कह रहे हैं इन केस द corporate debtor goes into liquidation, the insolvency resolution process cost which includes interim finance and the cost incurred in interim finance are paid from the sale of the liquidation asset in priority during the distribution of asset। तो इसीलिए ही तो वो मानेगा पैसा देने को, नहीं तो वो क्यों मानेगा। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा इंटरिम फाइनेंस आप ले सकते हो, क्रेडिटर की कंसेंट चाहिए, बट अगर तुम्हारी एसेट की वैल्यू डबल है तो कंसेंट नहीं चाहिए। बट जो पैसा तुम उठा रहे हो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे पहले तुम्हें उसकी पेमेंट करनी है, बस ये प्रायोरिटी बेस पर पेमेंट करनी है, ये बात ध्यान देना चाहिए। अब आ जाओ फिर हमारा अगला है जी, अब यहां से आ जाओ रेगुलेशन नंबर 6, ये पब्लिक अनाउंसमेंट से रिलेटेड है। जो हमने पब्लिक अनाउंसमेंट की ना सेक्शन नंबर 15, ठीक है, सेक्शन नंबर 15 जो हमने किया, ये उससे रिलेटेड रेगुलेशन है, रेगुलेशन नंबर 6। एक बार चेक करो क्या लिखा है। वो कह रहे हैं एन इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल शैल मेक ए पब्लिक अनाउंसमेंट इमीडिएटली ऑन हिज अपॉइंटमेंट एज इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। वही ये तो वही इमीडिएटली का मतलब क्या है, 3 दिन से ऊपर। अब सुनो ध्यान से मैं कहना क्या चाह रहा हूं, जो आपने सेक्शन 15 में 3 दिन की लिमिट लिखी है ना, 3 दिन की लिमिट लिखी है, वो आप चेक करो सेक्शन 15 का पार्ट नहीं है, वैसे रेगुलेशन 6 का पार्ट है। तो रेगुलेशन 6 ने कहा है कि इमीडिएटली का मतलब जो है वो 3 दिन से ऊपर नहीं होना चाहिए, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। तो दिक्कत तो नहीं है, पक्का पक्का ना, मतलब कॉपी में लिखा हुआ ना ये पॉइंट आपने, हाँ ठीक है। उसके बाद एक बार फिर आगे
पब्लिक अनाउंसमेंट रेफर टू इन सब रेगुलेशन शेल। अब यहाँ पे देखो, एक तो ये आपका फॉर्म नंबर क्या होगा, ए। पब्लिक अनाउंसमेंट किस फॉर्म के अंदर आएगी, फॉर्म नंबर ए। अब ये बेकार की बातें वैसे कभी एग्जाम में आपके पेपर में बनेंगी नहीं कि आप एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में दो, एक रीजनल लैंग्वेज में न्यूज़पेपर में दो, आप फिर वेबसाइट पे डालो कि मतलब वेबसाइट डालो कॉर्पोरेट डाटा की, फिर कोई प्रोवाइड द ऑन द वेबसाइट इफ एनी, उसके बाद डेजिग्नेटेड बाय बोर्ड, अगर बोर्ड ने किसी को डेजिग्नेट किया उस पर डालना पड़ेगा। फिर प्रोवाइड द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ क्लेम विच शैल बी 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ IRP। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। इस बताओ इस लाइन का मतलब क्या है, बस इस लाइन का मतलब मेरे को बता दो, इस लाइन का मतलब क्या, पॉइंट नंबर सी का मतलब क्या है, क्या कहना चाह रहा है वो है, क्या कह रहे हैं, जिस दिन IRP अपॉइंट हुआ, हाँ, उसके 14 days के अंदर। अब एक बात मेरे को बताना, IRP अपॉइंट कब होता है जी, IRP अपॉइंट होता है CIRP कमेंसमेंट, ठीक है। इसके कितने दिन के अंदर पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है, 3 दिन के अंदर, ठीक है जी। अब बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान से, मैं एक बात बताने जा रहा हूं। 3 दिन में मान लो CIRP कमेंस हुई 14 नवंबर को, इस दिन CIRP कमेंस हुई, ठीक है। 14 नवंबर को IRP अपॉइंट हो गया। अब 14 से 3 दिन तक हमारे पास है, हमें पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है। 3 दिन का मतलब क्या है, 14, 15, 16 या 15, 16, 17, नहीं समझ आई। क्वेश्चन ये है, उसने बोला कि 3 दिन में आपको अनाउंसमेंट करनी है, 3 दिन से ऊपर ना हो, 3 दिन से ऊपर ना हो, फ्रॉम द डेट अपॉइंटमेंट ऑफ IRP। IRP कब अपॉइंट हो रहा है, तो फ्रॉम द डेट ऑफ CIRP कमेंसमेंट। मेरा क्वेश्चन ये है, 3 दिन CIRP कमेंसमेंट से काउंट करने हैं, तो क्या CIRP कमेंसमेंट की डेट भी काउंट होगी, नहीं होगी, यस या नो? क्या 3 दिन 14, 15, 16 या 15, 16, 17? सोच के बताओ। देखो, आज से 2 दिन के अंदर अंदर, आज से 2 दिन के अंदर अंदर रिजल्ट आने वाला है। मान लो कोई सी भी चीज का रिजल्ट आने वाला है आज से 2, फ्रॉम द 2 days, ठीक है जी, फ्रॉम दी 2 days, मतलब विद इन 2 days फ्रॉम द डेट ऑफ 23 नवंबर, विद इन 2 days, मतलब विद इन 2 days फ्रॉम द डेट ऑफ 23 नवंबर रिजल्ट आने वाला है। तो 26 तक रिजल्ट आने वाला है या 25 तक रिजल्ट आने वाला है? 25 तक। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, उसने आफ्टर नहीं बोला, आफ्टर 3 days नहीं बोला, वो कह रहा है विद इन। विद इन का मतलब 1, 2, आप अगर ध्यान से चेक करोगे आपको 2 दिन मिले हैं, बस आपको 2 दिन मिले हैं एक्चुअल में। सर आप ध्यान देखो, 2 दिन क्यों मिले हैं, क्योंकि अगर IRP रात को पॉइंट हुआ तो वो दिन भी तो आ गया, वो दिन तो गया, तो फिर 2 दिन में पब्लिक अनाउंसमेंट करनी है आपको। मैं क्या कह रहा हूं, हाइपोथेटिकल है। अब ऑब्वियस बात है NCLT काम नहीं करेगी, तो 6 बजे तक काम करेगी, बट मैं कह रहा हूं जहां तक भी काम करेगी, जाते जाते वो पॉइंट करके चली गई तो भी तो दिन वेस्ट हो गया। आप समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूं? उसने लिखा 3 दिन, उसने विद इन 3 days लिखा है। विद इन का मतलब होता है कि वो दिन भी बीच में इंक्लूड होगा, अगले 2 दिन आएंगे। अभी मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, वैसे क्वेश्चन मेरा मेन अभी आएगा। IRP, ध्यान सुना, IRP अपॉइंट हुआ 14 को, पब्लिक अनाउंसमेंट बताओ कब तक करनी है, मेरे को लास्ट डेट बताओ। अब 16 नवंबर तक मुझे क्या करनी है। अब ध्यान सुना, अब क्लेम कब तक जमा हो जाना चाहिए। अच्छा अब सुनो, 16 को मैंने पब्लिक अनाउंसमेंट की, 16 को की, 16 को, और 16 को मैंने पब्लिक अनाउंसमेंट की, और मैंने कहा भाई क्लेम जमा करा दो। मैंने बोला अपने क्लेम जमा करा दो। अब जो मैंने क्लेम मांगे हैं वो कब तक उनको जमा करवाने हैं। अब लास्ट लाइन पढ़ा, क्या लिखे है, प्रोवाइडेड, ध्यान से, प्रोवाइडेड, अरे 2 मिनट रुक तो जाओ नालायकों, सुनो ध्यान से, प्रोवाइड, अरे हेलो 2 मिनट, प्रोवाइड, ध्यान सुना, प्रोवाइड द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ प्रूफ ऑफ क्लेम विच शैल बी 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ IRP। क्या
सोच के बोलना, क्या 16 तारीख से 14 दिन नहीं, गलत सही को छोड़ दो। देखो भाई एक्ट है, गलत सही एक्ट के ऊपर क्वेश्चन नहीं। गलत तो 11 भी है, गलत तो 11 सेक्शन भी है, गलत तो 14 के बाद 15 पढ़ना भी है। ठीक है ना, तो उस पे नहीं हमारे, हम एक्ट की इंटरप्रिटेशन की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ना आईबीसी में कई चीजें गलत हैं, अभी तो स्टार्टिंग है, मतलब आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कई सेक्शन आपको लगेगा ये मैं नहीं खेल रही, ऐसा कैसे हो रहा है। अब जो है भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है, सिंपल सी बात है। अब एक बात मेरे को बताओ, तो 14 डेज को काउंट करने हैं 16 से या 14 से? आप अगर चेक करो अगेन, यहां पे इन्होंने कहने को 14 दिन लिखे हैं। अगर मान लो मैं 16, ध्यान सुना अब, हाथ नहीं देखो हाथ, ए बच्चों की तरह मैंने तो बोला ही नहीं मैम, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं मैम, यही ये देखो ये चीटिंग कर रही है, ये नहीं करना। अब तुम प्रोफेशनल में हो चुके हो, ओ माय गॉड, कुछ ही घंटों के बाद सीएस बनने वाले हो। सुनो ध्यान, फील, हाँ अपॉइंट होने वाले हो। नहीं वो 10 साल के बाद, उसमें एक्सपीरियंस भी चाहिए होता है, ऐसा नहीं तुम सीएस बन गए मैं तो बन गया ईआरपी, ऐसा नहीं होगा, एक्सपीरियंस भी लेना होगा। सुनो ध्यान से, अब एक बताओ 16 नवंबर है, अब प्लीज रिवीजन चल रही है, रेगुलर बैच नहीं चल रहा। सुनो ध्यान से, 16 नवंबर है, अब 16 से 14 डेज, मैं कह रहा हूं 16 से 14 डेज से 14 से काउंट करो। 14 काउंट करेंगे नहीं करेंगे? 14 काउंट करेंगे नहीं करेंगे? उसने क्या लिखा है यहां पे, फ्रॉम द डेट अपॉइंटमेंट ऑफ, तो बताओ फ्रॉम का मतलब क्या है? उस दिन से। अब मेरे को बताओ 14, 15, 16, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, तो 27 नवंबर तक मुझे क्या जमा करवाने हैं? क्लेम। अब ध्यान सुनना, 16 को पब्लिक अनाउंसमेंट आई, नहीं कम कितने, 16 को पब्लिक अनाउंसमेंट आई, तो अब क्लेम जमा करवाने के कितने दिन बचे हैं? 16 तब आई पब्लिक अनाउंसमेंट जब 16 खत्म हो गया, 16 का दिन खत्म हो रहा था। 11, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं एक्चुअल में 11 दिन और मिले क्लेम जमा कराने के पब्लिक अनाउंसमेंट के। अगर पब्लिक अनाउंसमेंट उस टाइम पर होती है जब वो दिन खत्म हो रहा है, ये आपके दिमाग में ना होना चाहिए। देखो वो कंफ्यूज कर देगा, वो उसको पेपर बनाने में कुछ नहीं है, एक केस स्टडी बनानी है उसने बस। अब एक केस स्टडी बनानी है, कैलकुलेशन आपके पास है, तो आपको टाइम लिमिट ध्यान में रखनी पड़ेगी कि हमें जब विद इन 3 डेज की बात हो रही है तो 14, 15, 16 तक हमें आईआरपी अपॉइंट करना है। जो आप कह रहे हो गलत है, वो गलत ये है कि 14 दिन काउंट होने चाहिए थे पब्लिक अनाउंसमेंट के। ये चीज भाई, पब्लिक अनाउंसमेंट से पहले क्लेम कैसे मांग सकते हैं? देखो मैंने कहा ना, अब गलतियां तो कई चीजों में है, बट जो उसने बोला ठीक है जी, अब उसके अंदर कुछ भी नहीं कर सकते। यहां पे लिखना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिक अनाउंसमेंट, क्योंकि सिंपल सी बात है भाई मेरे, यहां पे आईआरपी अपॉइंट हुआ, जब तक आईआरपी पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं देगा वो क्लेम मांगेगा कैसे? उसमें तुमने 3 दिन दिए, तो अगर उसमें तुमने 3 दिन दिए, बीच के 2 दिन तो वैसे ही वेस्ट हो गए, वो तो क्लेम सबमिट वैसे भी नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही मेरी? और एक बात और सुनो, आपने लाइन ध्यान से नहीं पढ़ी शायद। 14 दिन जो हैं वो क्लेम जमा करवाने के नहीं है, यस प्रूफ के हैं। मतलब क्लेम जमा करवा दिया, क्लेम प्रूफ भी तो करना पड़ता है। सुनो ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर ये 14 डेज की जो लिमिट है उसने क्या बोला है, चेक करो, प्रूफ ऑफ द क्लेम, कि तुम्हारा क्लेम बनता है, सब कुछ कंक्लूड करो 14 डेज में। बट आगे जाके हम देखेंगे 90 दिन तक भी क्लेम जमा करवा सकते हैं, 90 दिन के बाद भी करवा सकते हैं, रीजन देने पड़ते हैं, बट एक टाइम लिमिट इन्होंने यहां पे दे दिया 14 डेज। जैसे था नहीं 180 डेज में सीआरपी खत्म करो, 180 के बाद फिर 90 भी है, फिर 330 भी है, फिर वो भी एक्सटेंडेबल है, तो वही सेम एक टाइम लिमिट आपके दिमाग में घुसा दी 14 डेज, ताकि आपके दिमाग में रहे मुझे फटाफट से क्लेम जमा कराना है। आगे वो टाइम लिमिट आगे जाके देखेंगे, रेगुलेशन 12 में वो एक्सटेंड भी हो जाएगी। चलो आगे पढ़ो यार फटाफट से। उसके बाद देखो जी, अब यहाँ पे जो आपने पब्लिक अनाउंसमेंट की है, इसके एक्सपेंडिचर कौन बियर करेगा जी? कौन बियर करेगा? पब्लिक अनाउंसमेंट के एप्लीकेंट बियर करेगा, और सीओसी क्या कर देगा, उसको रिम्बर्स कर देगा जी। ठीक है जी, चलो अब फटाफट से, हाँ बिल्कुल जी अमेंडमेंट आनी चाहिए। पूर्वा कह रही है सर अमेंडमेंट आनी चाहिए, बिल्कुल आनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ जब तुम फाइनेंस मिनिस्टर बन जाओगे पूरा आईबीसी चेंज कर देना। ठीक है जी, अभी तो जो अमेंडमेंट आ रही है वो पढ़ लेते हैं। आ जाओ आगे और फटाफट से आओ। अब देखो प्रूफ ऑफ क्लेम, अब क्लेम, अच्छा प्रूफ कब तक जमा करवाना है? विद इन 14 डेज। अब यहाँ पे एक बार चेक करना फटाफट से, देखो जी, ए पर्सन क्लेमिंग टू बी एन ऑपरेशनल क्रेडिटर
और ऑपरेशनल क्रेडिटर को प्रूफ कैसे जमा करवाना है, रेगुलेशन 7, ठीक है जी। फाइनेंशियल क्रेडिटर को प्रूफ कैसे जमा कराना है, रेगुलेशन 8। ऑपरेशनल क्रेडिटर में वर्कमैन और एम्प्लॉय भी आते हैं, बट वो रेगुलेशन 7 में कवर नहीं है, वो रेगुलेशन नंबर 9 में कवर है, अगर आपको याद आ रहा हो जी। हाँ, प्रोसीजर दोनों का सेम है ऑलमोस्ट, उसमें कुछ फर्क नहीं है। एक बार फटाफट से रीड कर लेते हैं। ऑपरेशनल क्रेडिटर अदर देन वर्कमैन और एम्प्लॉय ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर, अगर इनको प्रूफ जमा कराना है, शेल सबमिट प्रूफ सबमिट करना पड़ेगा टू द IRP इन पर्सन, बाय पोस्ट, और कैसे भी कर सकते हो, इन फॉर्म नंबर ध्यान में देना आपको, फॉर्म नंबर B ऑफ द शेड्यूल। उसके बाद नोट, सच पर्सन में सबमिट सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट और क्लैरिफिकेशन इन सपोर्ट ऑफ द क्लेम, आपको कोई अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट जमा कराने हैं इस क्लेम के सपोर्ट में, वो आप जमा करवा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर द एग्जिस्टेंस ऑफ द डेट ड्यू टू ऑपरेशनल क्रेडिटर अंडर दिस रेगुलेशन में प्रूव्ड ऑन द बेस, अब किस के बेस पे तुम प्रूफ करोगे कि मेरा पैसा बनता है। मैंने बोला मैंने कुणाल से 5 करोड़ लेने, प्रूफ कर। किस बेस पे मैं प्रूफ करूंगा, मैंने कुणाल से 5, कहने से थोड़ा होगा भाई, अगर कहने से होगा फिर सारी दुनिया के लिए पैसे लेने मैंने कुणाल से, तो कुणाल से पैसे लेने किसने हैं, प्रूफ करना पड़ेगा। कैसे, अब बताने जा रहे हैं वो यहाँ पे। याद करो हमने किया था रिकॉर्ड अवेलेबल विद आईयू के पास जो रिकॉर्ड है उससे प्रूफ हो जाएगा। अदर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, हमारे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मैंने तेरे को इनवॉइस भेजा था, ला मेरे को पेमेंट ला। फिर कोई कोर्ट का ऑर्डर है जिससे पता लग रहा है कि तूने मेरे को पेमेंट करनी है, और तेरे फाइनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट से पता लग रहा है कि तूने मेरे को पेमेंट करनी है, ये चीज है। जैसे अभी की बात है, मैं नाम नहीं लूंगा, अभी क्या हुआ, जैसे नाम ले ही लेता हूँ। कल एक्चुअली हमने ना अरुण सर और मैंने बैठ के हिसाब किया, थोड़ा सा हिसाब किया कि भाई क्या लेना देना बन रहा है, क्योंकि अब कई बार हो जाता है पढ़ाने में लगे हुए तो टाइम हो गया 6 महीने। अब कुदरती मैं 5 लाख भूल गया, जो मैंने उनको दिए थे मैं 5 लाख भूल गया, नहीं ध्यान रहा। अब मैंने भी स्टेटमेंट चेक नहीं की, तो सर ने कहा कि सर आपके ना यहाँ पे 5 लाख जो हैं आपने इसमें जमा किए हुए हैं। मैंने कहा नहीं सर, वो तो जो मैंने 6 लाख लिखे हैं वो तो अभी किए हैं। कह रहे याद करो आपने 5 इस दिन भी दिए थे, स्टेटमेंट से पता लगा भी है। अब स्टेटमेंट से प्रूफ हो गया ना, बस देखो कहने को क्या था, वो कहते मैंने देना ही नहीं, मुझे भी शायद दिमाग में ही ना आता, बट उन्होंने कहा कि हाँ भाई आपके 5 लाख इस दिन आए थे, तो ये प्रूफ किससे हो रहा है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कि आपके इतने पैसे बनते हैं। वही सेम बात यहां पर है कि मैंने कुणाल से पैसे लेने हैं, तो उसको स्टेटमेंट में दिखाओ कि इसने आपको पेमेंट नहीं की। ये आपको सारी बातें यहां पे जमा करवानी है। उसके बाद देखो जी अगला पॉइंट जी, रेगुलेशन नंबर 8, क्लेम बाय फाइनेंशियल क्रेडिटर। अब यहां पे फटाफट से आओ जी। ए पर्सन क्लेमिंग टू बी फाइनेंशियल क्रेडिटर शेल ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर शेल सबमिट प्रूफ इन फॉर्म नंबर C। अब वही सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट ये भी जमा करवा सकता है। अब एग्जिस्टेंस ऑफ डेट, इसका पैसा लेना बनता है, ये कैसे प्रूफ होगा, रिकॉर्ड्स अवेलेबल विद आईयू, एक तो वही हो गया। आगे फिर ए फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट सपोर्टेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज एविडेंस ऑफ द डेट, कि हाँ भाई एग्रीमेंट होना चाहिए, डेट एग्रीमेंट की मैंने पैसा दिया था इसको। उसके बाद a record evidencing that the amount of committed by financial creditor to the corporate debtor under a facility has been drawn by the corporate debtor, मतलब एक उस एविडेंस का रिकॉर्ड हो कि इतना अमाउंट आपका उससे लेना बनता है। जैसे एक बात बताओ, एग्रीमेंट है लोन का, अब एग्रीमेंट लोन है 40 करोड़ का, उसमें से कुछ तुमने पेमेंट भी तो की होंगी, तो उसका एविडेंस भी प्रूफ करो, तुम्हारा डेट कितना ड्यू बनता है, कितना तुम्हारा क्लेम बनता है, वो भी तुम बताओ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वही जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब आप स्टेटमेंट दिखाओ इसने तुम्हें पेमेंट नहीं की। और ऑर्डर ऑफ कोर्ट, अगर किसी कोर्ट वर्ड का ऑर्डर है जो कह रहा है कि वाकई तुमने इसके पैसे देने हैं, उसका भी ऑर्डर अगर है तो वो तुम जमा करवा सकते हो यहाँ पे आके जी। अब यहाँ पे आ जाओ, क्लेम बाय वर्कमैन और एम्प्लॉय, ये ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पे फॉर्म नंबर क्या है, D। पहले मेरे को बताओ ओसी का फॉर्म क्या था, B, और FC का C, इसका क्या है, D। ये 3 फॉर्म दिमाग में लेके चलने हैं, B C D। अब यहां पे देखो वही सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट ये भी जमा करा सकता है क्लेम के लिए। अब वेयर आर द, अब ध्यान से, बहुत सारे वर्कमैन है, इसको पता लग क्यों किया, क्योंकि एम्प्लॉय बहुत सारे होते हैं, वर्कमैन बहुत सारे होते हैं। क्या पता ऑपरेशनल क्रेडिटर एक भी हो सकता है, नहीं यार ये बात समझ, सप्लायर क्या पता एक हो, बट एम्प्लॉयज तो बहुत सारे होंगे, वर्कमैन बहुत सारे होंगे, इसलिए इसकी रेगुलेशन नंबर 9 अलग बनाती। अब गवर्नमेंट ने देखो आगे वही लिखा है, अगर मान लो न्यूमरस वर्कमैन और एम्प्लॉय हैं तो एक रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट कर दो जो तुम्हारे प्रूफ जमा करवा देगा, बात खत्म जी। अब ये प्रूफ कैसे जमा होंगे जी, फॉर्म नंबर E। अच्छा ध्यान रखना, प्रूफ कैसे जमा होंगे, फॉर्म नंबर, अच्छा यहाँ पे ऊपर हमने फॉर्म नंबर क्या पढ़ा, D। वर्कमैन एम्प्लॉय को जमा करवाना है फॉर्म नंबर D। अगर न्यूमरस एम्प्लॉय वर्कमैन है तो जो रिप्रेजेंटेटिव क्लेम जमा कराएगा वो फॉर्म नंबर, उससे ही पता लग जाएगा फॉर्म नंबर E देखते ही कि इसके वर्कमैन बहुत सारे हैं,
इसलिए दोनों का फॉर्म नंबर इन्होंने अलग अलग कर दिया। अगर कोई अकेला वर्कमैन है तो फॉर्म नंबर डी है, अगर बहुत सारे हैं रिप्रेजेंटेटिव वाले तो फॉर्म नंबर ई है। बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद एक बार फिर रिकॉर्ड अवेलेबल विद आईयू, और वही आप प्रूफ करो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, भाई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का एग्रीमेंट है या नहीं है। एविडेंस ऑफ नोटिसिंग डिमांडिंग, आपने उसको डिमांड नोटिस भेजा था पेमेंट करने के लिए, किसी कोर्ट वोट का ऑर्डर है कि हाँ भाई इसने पेमेंट करनी है, ये सारी बातें आपको जमा करवानी है जी। ये रेगुलेशन नंबर 7, 8 और अगेन बोल रहा हूं एग्जाम के लिए 50-50 इंपॉर्टेंट है, बन भी सकते हैं नहीं भी बन सकते जी, ठीक है जी। बट अब जो आ रहा है ये तो भाई साहब सबसे खतरनाक है। 21, सुनो 21, 22 और 24, 3 सेक्शन 10 नंबर। 21, 22 और 24 3 सेक्शन 10 नंबर। बच्चा कंफ्यूज किस में, सीआर में, आईबीसी में, दोनों में से किसी में भी, बट 10 नंबर पक्के, ठीक है जी। अब चाहे 5-5 बन जाए, चाहे 10-0 बने, चाहे 10-0 ऐसे बने, वो मुझे नहीं पता, बट 10 नंबर पक्के इन 3 सेक्शन के अंदर। बस ये पर ध्यान दो क्योंकि सीओसी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है पूरे आईबीसी का जी। उसके बाद चेक करो सेक्शन नंबर 21। अब ये सीओसी बनने का है, और याद करो 21 और 24 से रिलेटेड हमने कई रेगुलेशन भी की थी। अब मेरे को नहीं पता आपको याद है या नहीं है, नहीं वो तो हमने की थी। मेरे को ये बताओ सीओसी कैसे बनती है, उसकी एक रेगुलेशन थी, रेगुलेशन नंबर 17, अगर आपको याद आ रहा हो। रेगुलेशन 17 में सीओसी बनने की बात होती है। वैसे अगर 18 से लेके 24 तक रेगुलेशन जो है वो सारी के सारी कमेटी ऑफ मीटिंग की है, कि कमेटी मतलब जो सॉरी मीटिंग ऑफ कमेटी की है, ठीक है नहीं, मीटिंग ऑफ सीओसी की है कि मीटिंग कैसी होगी सीओसी की, नोटिस कैसे जाएगा, कितने दिन में नोटिस जाएगा, ये सारी की सारी बातें रेगुलेशन 18 से लेके 24 तक की है, अगर आपको याद आ रहा हो जी। अब यहाँ पे एक बार चेक करना, कमेटी ऑफ क्रेडिटर इज ए कमेटी, कमेटी ऑफ क्रेडिटर इज ए कमेटी टिपिकली कंसिस्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल क्रेडिटर, ठीक है जी, ऑफ कॉर्पोरेट डेटर, इट इज द सुप्रीम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। जैसे आपको मैंने पहले बताया था, जैसे जीएसटी में जीएसटी काउंसिल है, ठीक है, ऐसे ही आईबीसी में सीओसी है, एक तरह की सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है जो डिसाइड करती है, ठीक है जी। बट ऐसे एक बात मेरे को और बताना, अब जो सीओसी बनने जा रही है सेक्शन नंबर 21 के अंदर, ये सीओसी बनती कब है? नहीं क्या 2 दिन के अंदर अंदर, विद इन वेरिफिकेशन ऑफ, जब क्लेम वेरीफाई होगा उसके विद इन 2 डेज आपको अरे सीओसी में फिर कौन कौन आता है जी? सारे फाइनेंशियल, पहले एक बार मेरे को बेस क्लियर करो फिर हम यहां पर रिवीजन करेंगे। सीओसी में आते हैं सारे के सारे फाइनेंशियल, ठीक है। अच्छा, अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर बहुत सारे हैं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, अगर आपको याद आ रहा हो 21(6) फिर बी, फिर 21(6) का क्लोज नंबर बी था। एक तो फर्स्ट प्रोविजो थी, अगर आपको याद आ रहा हो, एक सेकंड प्रोविजो थी, ठीक है जी। अब मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर बहुत सारे हैं तो उनके रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर है ही नहीं, ऑपरेशनल, ऑपरेशनल कौन से? 18 लार्जेस्ट वैल्यू वाले, अगर 18 है ही नहीं तो जो है वही, और वर्कमैन का एक रिप्रेजेंटेटिव और एम्प्लॉय का एक रिप्रेजेंटेटिव। अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर है तो फाइनेंशियल क्रेडिटर ही आएंगे, और फिर उसकी उसकी वोटिंग कैसे डिसाइड होगी? जितना फाइनेंशियल डेट लेना है उसके टोटल डेट के बेस पे, परसेंटेज आपको मैंने एक एग्जांपल के थ्रू बताया था। और जो ऑपरेशनल क्रेडिटर है उसकी वोटिंग कैसे डिसाइड होगी? उन तीनों के डेट के बेस पे, जितना आपने डेट लेना है उन तीनों का टोटल डेट जो होगा उसके बेस पे परसेंटेज आपकी निकल के आ जाएगी, ठीक है जी। और इसके अंदर पॉइंट एक हमारा और आया था कि हाँ, अगर मान लो सीओसी के अंदर फाइनेंशियल क्रेडिटर आते हैं, अगर वो आपस में रिलेटेड पार्टी हैं, अगर वो आपस में रिलेटेड पार्टी हैं तो ना उनको, याद करो, रिप्रेजेंटेशन का राइट होता है, ना उनको वोटिंग का राइट होता है, और ना उनको मीटिंग अटेंड करने का राइट होता है, अगर आपको याद आ रहा हो। बट नहीं, सीओसी अगर आप रिलेटेड पार्टी हो तो याद करो आप मीटिंग अटेंड भी नहीं कर सकते। अटेंड कौन कर सकते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, पार्टनर, ऑपरेशनल क्रेडिटर, वो अटेंड कर सकते हैं, उनको वोटिंग का राइट नहीं होता। बट जो रिलेटेड पार्टी है वो तो सीओसी का पार्टी नहीं बन सकते ना, रिलेटेड पार्टी तो सीओसी का पार्टी नहीं बनेंगे। बट अगर एक डेट इनटू इक्विटी, याद आ रहा है कि आपने अपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करवा लिया, आप इस वजह से रिलेटेड पार्टी बन गए, तो आप सीओसी का पार्ट बन सकते हो। और एक बात तो बताओ, रिश्ता याद है आपको? लाइव क्लास के अंदर मैंने, रिश्ता अभी का हो, पुराना हो, कैसा हो, दोनों ही चलेंगे। रिश्ता पहले था हमारा, अब खत्म हो गया। हाँ कुणाल, रिश्ता पहले था अब
खत्म हो गया। क्या तो भी चलेगा? नहीं चलेगा। चलने का मतलब क्या है कि आप सीओसी का पार्ट नहीं बन सकते। रिश्ता पहले था ही नहीं, रिश्ता अभी है, अभी रिश्ता है, तो भी तुम सीओसी का पार्ट नहीं बन सकते। यहां पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी, अगर आपको याद आ रहा हो। याद आ रहा आपको जी? तो बस एक बार फटाफट से देख लेते हैं। देखो जी, यहाँ पे एक बार सेक्शन से स्टार्टिंग करते हैं, ये तो बेसिक है, यहां से आ जाओ। अब हमारा यहां से स्टार्ट है। देखो जी, सेक्शन नंबर 21(1) फर्दर प्रोवाइड दैट द आईआरपी शैल आफ्टर कोलेशन ऑफ द ऑल क्लेम, सारे क्लेम आपने ऑर्गेनाइज कर लिए, रिसीव अगेंस्ट द सीडी एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ सीडी कॉन्स्टिट्यूट सीओसी, वो सीओसी कॉन्स्टिट्यूट करेगा। अगर आप रेगुलेशन में चेक करोगे, वहां पे लिखा है क्लेम वेरीफाई होने के 2 दिन के अंदर आपको सीओसी बनानी पड़ती है। द सीओसी शैल कंप्राइज ऑल फाइनेंशियल क्रेडिटर ऑफ कॉर्पोरेट डेटर एक्सक्लूजन ऑफ रिलेटेड पार्टी। रिलेटेड पार्टी को हम यहां से बाहर निकाल देंगे। अब रिलेटेड पार्टी को बाहर निकाल देंगे। फर्स्ट प्रोविजो टू द सेक्शन 21(2) प्रोवाइड दैट एफसी और ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एफसी इफ इट इज ए रिलेटेड पार्टी ऑफ द सीडी शैल नॉट हैव एनी राइट टू रिप्रेजेंटेशन पार्टिसिपेशन। बच्चा कहां गया? पार्टिसिपेशन, अटेंड भी नहीं कर सकते ना, पार्टिसिपेशन का भी राइट नहीं है। और वोटिंग इन ए मीटिंग ऑफ द, याद करो मैंने आपको 3 पॉइंट स्पेशल कहे थे, एक तो वोटिंग, एक पार्टिसिपेशन और एक, ये तीनों चीजें खत्म हो जाएंगी अगर आप रिलेटेड पार्टी हो। आगे फिर सेकंड प्रोविजो के अंदर था प्रोवाइड दैट फर्स्ट प्रोविजो शैल नॉट अप्लाई, ऊपर वाली प्रोविजो नहीं लगेगी। मतलब इसका मतलब आप पार्टिसिपेट भी कर सकते हो, आप वोट भी कर सकते हो, आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हो। ऊपर प्रोविजन ना लगने का मतलब तीनों कर सकते हो। अब कौन? उसने बोला जी रेगुलेट, अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर रेगुलेटेड बाय फाइनेंशियल सर्विस रेगुलेटर है, इफ इट इज ए रेगुलेटेड पार्टी ऑफ कॉर्पोरेटर सोली ऑन द अकाउंट ऑफ कन्वर्जन और substitution of debt into equity share or instrument convertible into equity shares or completion of such transaction as may be prescribed prior to the insolvency commencement, CRP commencement date से। तो अगर मान लो अगर आपने कमेंसमेंट डेट से पहले ही आपने डेट को इक्विटी में कन्वर्ट करवा लिया था, तो गवर्नमेंट कह रही है उस केस में तुम पार्टिसिपेट भी कर सकते हो। और ऐसा क्यों? जब आपका सीआरपी कमेंस ही नहीं हुआ था, उस टाइम आपको पता ही नहीं था ना। अब सीआरपी कमेंस हो गया, ठीक है, अब गवर्नमेंट ये बात कह रही है कि तुम इसका पार्ट बन सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस केस के लिए स्पेशल एक्सेप्शन है। बात समझ में आ रही है जी? उसके बाद आगे देखो फिर, अब 21(3) में क्या है? 21(3) प्रोवाइड दैट सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 6 and 6A वेयर द कॉर्पोरेटर ओ फाइनेंशियल डेट टू और मोर फाइनेंशियल क्रेडिटर एज पार्ट ऑफ कंजोर्टियम और एग्रीमेंट है ना, हाँ, कंजोर्टियम और अग्रीमेंट, ईच सच फाइनेंशियल क्रेडिटर शैल बी पार्ट ऑफ द सीओसी। ये सबसे मेन पॉइंट था। आपको मैंने एग्जांपल दिया था कि 2-3 बैंक मिलकर लोन दे रहे हैं। अब अगर 2-3 बैंक मिलकर लोन दे रहे हैं तो सारे के सारे बैंक फाइनेंशियल क्रेडिटर का पार्ट सीओसी का पार्ट। बड़ा को याद आ रहा है? एक हमने इसके बाद पॉइंट और किया था, जहां पर मैंने कहा था कि ये रिप्रेजेंटेटिव भी अपॉइंट कर सकते हैं, खुद भी, आईआरपी भी, और 2 लोग कंबाइन होके भी वोटिंग। तो ये बातें हमने आगे जाके थोड़ी सी डिस्कस की थी। आगे देखो फिर आगे, सब सेक्शन 4 रेड विद सब सेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 21 ऑफ द कोड प्रोवाइड दैट वेयर एनी पर्सन इज ए फाइनेंशियल क्रेडिटर एज वेल एज ऑपरेशनल क्रेडिटर सच पर्सन शैल बी द फाइनेंशियल क्रेडिटर टू बी एक्सटेंट ऑफ द फाइनेंशियल डेट। सिंपल सी बात है, अगर मान लो एक पर्सन है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर है, ऑपरेशनल क्रेडिटर भी है, तो वो जितना उसने फाइनेंशियल डेट लेना उसके लिए वो फाइनेंशियल क्रेडिटर माना जाएगा। ऑपरेशनल डेट के लिए वो फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं माना जाएगा। तो उसकी वोटिंग डिसाइड होगी, वो किसके बेस पे डिसाइड होगी? फाइनेंशियल डेट के बेस पे डिसाइड होगी। ऑपरेशनल डेट उसमें कवर नहीं होगा। बस ये पर ध्यान दो जी, ये पॉइंट आपके यहां पे लिखी हुई है जी। उसके बाद देखो, वेयर एन ओसी हैज असाइन और लीगली ट्रांसफर, सिंपल सा पॉइंट है। एक ओसी ने अपना डेट एफसी को साइन कर दिया, एक ओसी ने अपना डेट एफसी को साइन कर दिया, क्या वो एफसी जिसको मैंने डेट असाइन किया है, क्या वो एफसी ही रहेगा या ओसी बन जाएगा? वो अपने डेट के लिए एफसी रहेगा, मेरे के लिए क्या रहेगा? ओसी। ये बात ध्यान दो। इसका मतलब मैं ऐसा क्यों कहना चाह रहा हूं? मैं कहना चाह रहा हूं कि जब वो सीओसी का पार्ट बनेगा तो वोटिंग शेयर उसको अपने फाइनेंशियल डेट के बेस पे मिलेगा, मेरे ऑपरेशनल डेट के बेस पे नहीं मिलेगा। सर प्रॉब्लम वोटिंग शेयर की है ना, सिंपल सी बात है। वोटिंग शेयर अब काउंट होगा, 51% की वोटिंग लेनी है। अब अगर मान लो तुम्हारा 5 करोड़ का लोन है, मैंने 5 करोड़ का ओसी तुम्हें डाइवर्ट कर दिया, 5 और 5 कितने हो गए? 10। तुम्हारी वोटिंग बढ़ गई, काम खराब हो गया। फिर तो एफसी क्या करेगा? लोगों से ओसी ले लेगा अपनी वोटिंग बढ़ाने के लिए। तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया भाई, अगर कोई ओसी तो जो ओडी ट्रांसफर कर रहा है तो वो ओडी ही है, ऑपरेशनल डेट ही है, वो एफसी फाइनेंशियल डेट में कवर
ये बात ध्यान दो, तो वही बात यहाँ पे लिखी है जी। तो असाइनी और ट्रांसफरी शैल बी कंसीडर एज ऑपरेशनल क्रेडिटर टू द एक्सटेंट ऑफ द सच असाइनमेंट और लीगल ट्रांसफर। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं, मतलब जैसे बच्चा कह रहा है सर एक एफसी है, जैसे मान लो एक बैंक है, दूसरे बैंक को साइन कर सकता है। अगर एज पर एक्ट पढ़ूंगा तो एक्ट में क्या लिखा है? एक्ट में लिखा है एक एफसी अपना डेट अगर साइन करेगा सामने वाला भी एफसी रहेगा। सिंपल सी बात है ना। अब मान लो आप एक बैंक एचडीएफसी बैंक है, उसने 5 करोड़ रुपए लेने हैं, पीएनबी ने 5 करोड़ लेने हैं। पीएनबी कहता है तुम मेरे 5 करोड़ रुपए ले लेना, या एचडीएफसी कहता है तुम मेरे ले लेना। देखो दो केस होंगे, या तो फैक्टरिंग में आ जाएगा कि तुम मेरे को 4.5 दे दो, मेरा डेट तुम खरीद लो, या तो उसमें आ जाएगा। अगर आप डेट असाइन कर रहे हो तो भी वो ऐसे एफसी ही माना जाएगा। असाइनमेंट के लिए कहीं रोक नहीं है। आप सिंपल बट प्रैक्टिकल लाइफ में बताओ, एक बैंक दूसरे बैंक को लोन असाइन क्यों करेगा? ओसी एफसी आपस में कर सकते हैं, बट एफसी प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं करते। बट अगर आप एक्ट में चेक करोगे कहीं ऐसी एक्सेप्शन नहीं है कि एक एफसी दूसरे एफसी को डेट असाइन नहीं कर सकता। क्या लिखा हुआ है डेफिनेशन में? याद करो, फाइनेंशियल क्रेडिटर, उसमें क्या लिखा हुआ है कि अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन बनेगा? जिसको तुमने पैसे देने हैं या जिसको तुम क्या कर दोगे? असाइन। तो वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसी कहीं प्रोहिबिशन भी नहीं है। उसके बाद देखो, इन द केस ऑफ कंसोर्टियम अरेंजमेंट ऑफ एफसी। अब बताओ कंसोर्टियम अरेंजमेंट के अंदर क्या होगा? एक सिंगल ट्रस्टी, आप सब जानते हो, सिंगल ट्रस्टी और एजेंट सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर के बिहाफ पे अपॉइंट किया जाता है। अच्छा, अब एक ट्रस्टी तो अपॉइंटेड है, एक ट्रस्टी तो अपॉइंटेड है ही है। अब गवर्नमेंट कह रही है ईच फाइनेंशियल क्रेडिटर में, अब आगे यहां पे वही पॉइंट आ गया, अथोराइज टू द ट्रस्टी और एजेंट टू एक्ट ऑन हिज बिहाफ ऑफ द सीओसी। मतलब अपने बिहाफ पे एक ट्रस्टी अपॉइंट कर सकता है, सीओसी का पार्ट बना सकता है उसको, या वो खुद भी जाकर रिप्रेजेंट अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकता है, या आईपी अपॉइंट कर सकता है अपने खर्चे पर, या एक्साइज हिज राइट टू द वोट टू द एक्सटेंट हिज वोटिंग शेयर विद वन और मोर। दो लोग मिलकर आपस में वोटिंग राइट भी कंबाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है जी। ठीक है, तो बेकार की बातें वैसे ये दी हुई हैं। ठीक है, बट बिल्कुल सिंपल बातें, इसके अंदर खास कुछ है नहीं है जी। ठीक है, उसके बाद अब यहां पे देखो जी, वोटिंग बाय ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव इन क्लास ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर सब सेक्शन 6 से। ये वैसे हम पहले देख चुके हैं, अगर आप कहते रहो हमने फाइनेंशियल एक्ट की डेफिनेशन में देखा था उस टाइम। अब यहां पे एक बार चेक करो क्या लिखा हुआ है जी। वो कहना चाह रहे हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अपूर्वा क्या कह रहे हो? एक बार दोबारा से आप डाउट भेजो मेरे को। हाँ जी, एक बार यहाँ पे चेक करना 6A में क्या लिखा है जी। 6A में लिखा है वो डिपॉजिट होल्डर हो गया, बॉन्ड होल्डर हो गया, अपना डिवेंचर होल्डर हो गया, तो एक ट्रस्टी अपॉइंट करते हैं, तो उनका रिप्रेजेंटेटिव ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव जो होता है वो फिर सीओसी का पार्ट जो होगा वो यहाँ पे बन जाएगा। 6A के अंदर बस ये लिखा हुआ है। उसके बाद फिर 6A, अब यहाँ पे चेक करना वेयर द फाइनेंशियल डेट इज इन फॉर्म ऑफ सिक्योरिटीज और डिपॉजिट, ये तो वही सेम बात है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। फिर इसका एक बी भी था, यहाँ पे आ गया ये रहा बी। अब इसमें बी में याद है वो क्लास ऑफ क्रेडिटर और कम से कम 10 क्रेडिटर इसके अंदर होने चाहिए। तो यहाँ पे फिर वो आईआरपी, अब यहां से रेगुलेशन स्टार्ट हो जाएंगी। याद करना यहाँ पे आईआरपी एक आईपी का नाम लेके एनसीएलटी के पास जाएगा कि इस आईपी को क्या बना दो, इनका रिप्रेजेंटेटिव बना दो। सुनो 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 क्या मैंने बोला, सुनो पहले। क्लोज ए के अंदर बॉन्ड होल्डर, डिवेंचर होल्डर, सिक्योरिटी होल्डर जो है, आपके डिपॉजिट होल्डर जो हैं, उनका एक ट्रस्टी अपॉइंट करना जरूरी होता है, वो उनके बिहाफ पे आगे जाएगा। फिर बी में इन्होंने बोला कि जो क्लास ऑफ क्रेडिटर्स हैं, क्लास ऑफ क्रेडिटर मींस कम से कम 10 या उससे ऊपर क्रेडिटर होने चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कहा उसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, आईआरपी जो है, जो तुमने आईआरपी अपॉइंट किया हुआ है, वो आईआरपी एक आईपी का नाम लेके एनसीएलटी के पास जाएगा कि इस आईपी को इनका रिप्रेजेंटेटिव बना दो। ये है मेन मुद्दा। अब रिप्रेजेंटेटिव बनाना है या नहीं बनाना वो एनसीएलटी देखेगा, बट उससे पहले आईपी कौन होगा, इसके लिए रेगुलेशन थी, याद करो, इसके लिए रेगुलेशन थी। रेगुलेशन में क्या लिखा था, फाइनेंशियल क्रेडिटर की हाईएस्ट वोटिंग जिसको मिलेगी वो आईपी का नाम आगे जाएगा। याद आपको, याद आ रहा है नहीं आ रहा? इधर देखो ध्यान से, ये आपकी रेगुलेशन नंबर 16 आपकी आगे रख के आएगी। ये देखो रेगुलेशन नंबर 16 नहीं 16A, आई थिंक 16A हमारी आएगी। यहां पे कहां है ये रही, हाँ ये देखो रेगुलेशन नंबर 16A और 16B, याद आपको जी? तो इसके अंदर हम आगे रख के डिस्कस करेंगे। तो अभी सिर्फ इतना ध्यान देना कि आईआरपी आईपी का नाम लेके एनसीएलटी के पास जाएगा जी।
कहाँ चला गया वो, ये रहा। तो आईआरपी जो है वो आईपी का नाम लेके आके जाएगा और फिर एनसीएलटी उसको क्या कर देगा, अपॉइंट कर देगा एज ए ऑथराइज रिप्रेजेंट। अब वो कौन सा आईपी होगा उसके लिए रेगुलेशन 16 है, तो बता देगी वो कौन सा आईपी होगा जी, वो भी हम आगे रख के डिस्कस कर लेंगे। आगे देखो फिर अगला पॉइंट निकल के आता है जी रेमुनरेशन। अब गार्जियन, एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर, ये तो सिंपल सी बात आपको मैंने कहा था कि अगर मान लो कोई माइनर है तो उसके बिहाफ पे कौन सीओसी का पार्ट बनेगा, गार्जियन। किसी की डेथ हो गई तो उसके जो एग्जीक्यूटर है, और अगर मैंने किसी को एडमिनिस्ट्रेट किया तो फिर एडमिनिस्ट्रेटर वो बन जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, वेयर ए फाइनेंशियल डेट इज रिप्रेजेंटेटिव बाय गार्जियन, एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर, तो ये लोग जो होंगे वो सीओसी का पार्ट, ये उनके ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनेंगे और उनके बिहाफ पे सीओसी के मेंबर बन जाएंगे। बस ये पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद फिर आ रहा है रेमुनरेशन। अब याद करो रेमुनरेशन याद आ रहा है, रेमुनरेशन जो ए और सी में कवर है। ए और सी में कौन कवर है, ए में बॉन्ड होल्डर, डिवेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर। सी में कौन कवर है, गार्जियन, एडमिनिस्ट्रेटर और एग्जीक्यूटर। इनकी रेमुनरेशन तुम अपने आप देख लो, जैसे एग्रीमेंट में लिखा होगा वैसे रेमुनरेशन देनी पड़ेगी उस रिप्रेजेंटेटिव को। बट जो क्लास ऑफ क्रेडिटर है, जो क्लास ऑफ क्रेडिटर है जहां पे आईपी जा रहा है एनसीएलटी के पास अपॉइंट होने के लिए, उसमें गवर्नमेंट कह रही है जो आईपी कौन होता है, पढ़ा लिखा, सीएस, उसकी रेमुनरेशन गवर्नमेंट कह रही है हम बनाएंगे इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट, उसको प्रायोरिटी बेस पर पेमेंट करेंगे। देखो आप देख पा रहे हो, सीएस के पैसे नहीं रोक रहे। अगर गवर्नमेंट की तरफ से सीएस अपॉइंट हो रहा है तो उसके पैसे नहीं रोक रहे, तुम अपना आईपी अपॉइंट कर रहे हो, तुम उसके पैसे दो। बट अगर हमने कहा है कि यहां पे आईपी रिप्रेजेंटेटिव बनेगा तो उसकी पेमेंट का भी हम ध्यान रखेंगे, उसको इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट बना देंगे जी। देखो उसने वही लिखा है जी यहाँ पे, ए और सी में अगर आप आ रहे हो तो भाई जो भी तुम्हारी टर्म्स है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करो। अगर तुम यहाँ पे आ रहे हो बी वाले पॉइंट के अंदर, बी में आ रहे हो तो इंसॉल्वेंसी प्रोसेस कॉस्ट का पार्ट बन जाएगी और फिर गवर्नमेंट कह रही है तुम्हें प्रायोरिटी बेस पर पेमेंट की जाएगी। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। उसके बाद देखो जी राइट्स ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, क्या क्या राइट्स हैं। द बोर्ड में स्पेसिफाई द मैनर ऑफ द वोटिंग एंड द डिटरमाइनिंग द वोटिंग शेयर। मतलब ये तो आपको मैंने बताया भी था कि बोर्ड एक मैनर बता देगा वोटिंग कैसे होती है, फिर वोटिंग शेयर असाइन कर दिया जाएगा, उसकी वजह से वोटिंग होगी। जैसे मान लो मैंने कहा 10% होल्डिंग मेरे पास है, कंपनी ने 100 करोड़ का डेट देना है, 10 करोड़ मेरा, तो 10 करोड़ का 10% मेरा हो गया, तो 10% के मुझे कितने वोट मिलेंगे ये मुझे बोर्ड बता देगा कि 5 वोट तेरे हैं, 5 वोट तेरे हैं। अब वो कौन असाइन करेगा, वो बोर्ड असाइन करेगा, ये बात ध्यान दो। उसके बाद एक और डिसीजन ऑफ सीओसी, ये सबसे मेन पॉइंट है। जो भी सीओसी की मीटिंग होगी उसका डिसीजन कितने परसेंट से आएगा, 50, ध्यान रखना 50% नहीं है, 51%। यहाँ पे गवर्नमेंट कह रही है नॉट लेस देन 51। अच्छा अगर एग्जैक्ट 51 है तो क्या ओके है, यस 51% और मोर। अब वहां पे लिख लेना नॉट लेस देन का मतलब होता है 51% और मोर, ये बात ध्यान दो। उसके बाद देखो री द प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन क्रेडिटर दिस इवेंट देयर इज नो फाइनेंशियल क्रेडिटर। अगर कोई फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है तो फिर क्या होगा, कमेटी में क्रेडिटर आएंगे, और वो कौन से क्रेडिटर आएंगे याद करो, ऑपरेशनल। अब ऑपरेशनल क्रेडिटर कैसे आएंगे उसकी रेगुलेशन हम पढ़ेंगे 16, याद करो रेगुलेशन 16 जो है वो ऑपरेशनल क्रेडिटर की है, ठीक है जी। उसके बाद सीओसी के पास राइट होता है टू रिक्वायर रिजोल्यूशन प्रोफेशनल टू फर्निश एनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन रिलेशन टू देयर कॉर्पोरेट डेटर एट एनी टाइम ड्यूरिंग सीआईआरपी। मतलब सीओसी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल से डॉक्यूमेंट मंगा सकती है उस कॉर्पोरेट डेटर से रिलेटेड। अब देखो पहले सबसे मेन कौन था, आईआरपी। आईआरपी ने क्या बनाई, सीओसी। सीओसी ने क्या अपॉइंट किया, आरपी। तो एक्चुअल में सबसे बड़ी कौन है, सीओसी, उसके बाद कौन आ रहा है, आरपी। बट प्रैक्टिकल लाइफ में दोनों मिलकर काम करते हैं तब कंपनी रिजोल्व होती है, ठीक है सबसे ऊपर सीओसी है, उसके बाद फिर यहां पे क्या आ रहा है, आरपी आ रहा है। आगे देखो जी द रेजोल्यूशन प्रोफेशनल शेल मेक अवेलेबल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सो रिक्वायर्ड बाय सीओसी अंडर सब सेक्शन 9 विद इन ए पीरियड ऑफ 7 डेज। मतलब जब उसने मंगाई उसके 7 दिन के अंदर अंदर उसको डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे। बस ये पर ध्यान दो, बहुत बढ़िया, महक, जबरदस्त, क्या बात है, मजा आ गया। आ जाओ फटाफट से अब रेगुलेशन नंबर 16 पे आओ जी। अब देखो रेगुलेशन नंबर 16 अब हमारा कितना रह गया, अब तो आई थिंक ज्यादा नहीं बचा मेरे ख्याल से, ठीक है, होने वाला है बस। कितने पेजेस रह गए, 98 पेज हैं। किस पे आए हम, 77, 20 पेज बचे हैं बस, खत्म। फिर टाइम कहाँ, भी तो अभी 1:05 हुए हैं, क्या हो गया नालायक, अभी चलने दो तुम थोड़ा सा, ठीक है। हाँ
इधर देखो ध्यान से, अब फटाफट से आओ जी। अब एक बार रेगुलेशन नंबर 16 पे हो, कमेटी विद ओनली ऑपरेशनल क्रेडिटर। अब ये तो सिंपल है यार, ऑपरेशनल क्रेडिटर के साथ कमेटी कैसे बनेगी, वही 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर इन वैल्यू, ठीक है जी। फिर वर्कमैन का एक रिप्रेजेंटेटिव, फिर एम्प्लॉय का एक रिप्रेजेंटेटिव, उसके बेस पे तुम्हारी वोटिंग होनी है। और टोटल डेट कैसे काउंट करना है, ऑपरेशनल क्रेडिटर प्लस वर्कमैन प्लस में एम्प्लॉय, ये उसका टोटल डेट है, उसके बेस पे कैलकुलेशन करनी है। एक बार यहाँ पे देख लो क्या बच्चों वाली बातें हैं। देखो रेगुलेशन 16 ऑफ आईबीसी दिस ईदर द कॉर्पोरेट डेटर हैज नो फाइनेंशियल डेट, अगर फाइनेंशियल डेट नहीं है या आपस में सारे फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या हैं, रिलेटेड पर्सन, दो चीजें मैंने बोली हैं। अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर ही नहीं है फिर तो ओसी मीटिंग सीओसी बना देंगे, कमेटी बनेगी सीओ। एक्चुअल में क्या होता है मैं बताऊं, कहते हैं हम सीओसी हैं इसको, मतलब जो फाइनेंशियल क्रेडिटर बनाते हैं ना कमेटी, उसको हम सीओसी बोलते हैं। जो ऑपरेशनल क्रेडिटर की कमेटी बनती है ना, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में हम सीओसी नहीं बोलते, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में बोलते हैं डिसीजन मेकिंग कमेटी, ये इसका रियल नेम है, या रिप्रेजेंटेटिव कमेटी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, अगर आप एक्ट ध्यान से पढ़ोगे सीओसी में उसने क्लियरली लिखा है ओनली फाइनेंशियल क्रेडिटर आते हैं। तो सीओसी से ना फील किसकी आती है, फाइनेंस। तो इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ में जब भी ओसी की कमेटी बनती है ना, उसको हम सीओसी के नाम से नहीं बुलाते। बट हाँ एग्जाम में आप लिख के आओगे तो एग्जाम में आप कमेटी ऑफ क्रेडिटर ही लिख के आओगे, जो भी, मतलब मैं प्रैक्टिकल लाइफ की बात कर रहा हूं कि प्रैक्टिकल में दोनों के नाम अलग अलग हैं ताकि कंफ्यूजन रेज ना हो, ठीक है जी। अब आगे देखो, वेयर द सीडी हैज नो फाइनेंशियल डेट या रिलेटेड पार्टी है, उस केस के अंदर कमेटी शैल बी सेटअप, कमेटी शैल बी सेटअप इन अकॉर्डेंस विद दिस रेगुलेशन। अब कैसे, वही 18 लार्जेस्ट ऑपरेशनल क्रेडिटर बाय वैल्यू, और 1 यहां से वर्कमैन से आएगा और 1 किससे आएगा, तो क्या बन गया 18 + 1 + 1। और यहां पे फिर लिखा है अगर 18 उसमें नहीं है तो फिर सारे के सारे ही उसके अंदर कवर हो जाएंगे, बस ये पर ध्यान दो। अब आगे देखो, ए मेंबर ऑफ कमेटी फॉर्म अंडर दिस रेगुलेशन हैव वोटिंग राइट इन प्रपोर्शनेट ऑफ द डेट ऑफ सच क्रेडिटर और डेट रिप्रेजेंटेड बाय सच रिप्रेजेंटेटिव एज द केस मे बी ऑफ टोटल डेट। अब टोटल डेट का मतलब क्या, देखो टोटल डेट में क्या क्या आएगा, वही जो डेट ड्यू टू क्रेडिटर लिस्टेड इन सब रेगुलेशन ए, वही ऑपरेशनल क्रेडिटर, फिर वर्कमैन वाला और फिर वही एम्प्लॉई वाला, इनको जोड़ के आपका टोटल डेट आ जाएगा। आप मुझे बता सकते हो, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया टोटल डेट में क्या फाइनेंशियल डेट भी आते हैं, नालायक। फाइनेंस इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसमें नहीं आते ना, क्यों नहीं आते, फाइनेंशियल डेट नहीं है तभी तो इनकी कमेटी बन रही है। नहीं यार ये बात समझ यार, ये बहुत ध्यान से लिखना आप। यहां पे टोटल डेट का मतलब ये है कि जो ऑपरेशनल क्रेडिटर की डेफिनेशन में आ रहे हैं उनके टोटल डेट, जिसमें ओसी प्लस वर्कमैन प्लस एम्प्लॉई है, दैट्स ऑल। क्या बात समझ में आ रही है, तो उसने वही लिखा है, ये टोटल डेट का मतलब है। फिर ए कमेटी फॉर्म अंडर दिस रेगुलेशन एंड इट्स मेंबर शैल हैव द सेम राइट, जो होंगे फाइनेंशियल क्रेडिटर को जो सेम राइट होते हैं, उनकी सीओसी को जो राइट होते हैं वही सेम राइट आपकी कमेटी को भी होंगे, बस ये पर ध्यान दो ना। अगर फाइनेंशियल हैं तो फिर फाइनेंशियल ही बनेंगे, ठीक है। अब आगे आओ जी, अब यहां पे आओ रेगुलेशन नंबर, वही तो, बट उसके अंदर याद रखना, उसके अंदर अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर हैं, दोनों हो सकते हैं। सीओसी किससे बनेगी, फाइनेंस, बट याद रहे नोटिस बीओडी को भी जाता है, पार्टनर को भी जाता है, ओसी को भी जाता है, और उनको मीटिंग अटेंड करने का राइट होता है, वोट करने का राइट। और अगर वो नहीं आते ही मीटिंग में तो अपनी ऐसी कराएं, ऐसा ही तो लिखा हुआ है उसमें। क्या लिखा है, अगर तुम नहीं आते तो हमारे डिसीजन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिसीजन तुमने लेना भी नहीं है, हम तुम्हें बुला रहे हैं कि देखो क्या चल रहा है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि शादी हो रही है, कुणाल ने अपने एक्स को बुलाया, देख लो आके ठीक है, तो वही बातें चल रही हैं, सिंपल सी बातें यहाँ पे। ओहो क्या कह रहा है बच्चा, नहीं बोलो मुंह पे बोला करो अरे नहीं मतलब ऐसे बोल रहा हूँ। क्या बोला बच्चे ने, अरे कुछ तो बोला करो, कुछ तो बोला, देखो तुम बोल के बता दे, एक्स को शादी में, देखो हाथापाई नहीं करनी यार, हाथापाई नहीं करनी। हाँ जी सर, जबरदस्ती बुलवा रहे हैं भाई, कौन बुलाता है, हमारे यही इसका मतलब ये होगा ना, कौन बुलाता, नहीं लोग बुलाते हैं, क्या हो गया, चलो अच्छा बुलाते हैं आजकल, ठीक है जी, ओके जी। मेरी शादी हो चुकी है, 4 साल हो चुके हैं,
अपने एक्स की शादी में? मुझे पता ही नहीं मेरी एक्स कौन थी। चलो लिखो यहाँ पे, आओ जी। अब रिकॉल सॉरी देखो, अब रेगुलेशन नंबर 12 जी, सबमिशन ऑफ क्लेम। एक बार फटाफट से चेक करो। एक क्रेडिटर सबमिट क्लेम, अच्छा ध्यान रखना, अब ये क्लेम सबमिट करने का है। याद है आपको क्लेम के प्रूफ जमा करवाने होते हैं 14 दिन के अंदर। तो एक्चुअल में बताऊं ना, क्लेम भी जमा करवाने की डेट वही बन गई, क्योंकि जब क्लेम जमा करवाते हैं साथ में प्रूफ भी तो जमा कराते हैं। तो क्लेम जमा करवाने की डेट कौन सी बन गई? तो अब उसको एक्सटेंशन देगा ये, उसको एक्सटेंशन देगा ये। अब देखो यहां पे क्या लिखा है, एक क्रेडिटर शेल सबमिट क्लेम विद प्रूफ ओनर बिफोर द लास्ट डेट मेंशन इन द पब्लिक अनाउंसमेंट। लास्ट डेट कौन सी होती है? पब्लिक अनाउंसमेंट में होती है 14 डेज। अब कह रहे हैं इंपॉर्टेंट नोट, एक क्रेडिटर हु फेल टू सबमिट द क्लेम विद इन प्रूफ विद इन द अबव टाइम लिमिट, देन ही मे सबमिट हिज क्लेम विद प्रूफ ऑफ IRP और RP। अब क्या करें, अप टू द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान। रेजोल्यूशन प्लान के जो इशू करने की डेट है वो दिन, और 90 डेज फ्रॉम CRP कमेंसमेंट विच एवर इज। अब एक बताओ, लेटर लिखा है, लेटर लिखा है, मतलब डेट ऑफ इशू ऑफ रिक्वेस्ट फॉर रेजोल्यूशन प्लान, ये 90 दिन से पहले भी हो सकती है, 90 दिन के, और अगर 90 दिन के बाद हो गई तो क्या लास्ट 90 दिन बचेंगे या 90 दिन के बाद भी? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, पहले पुराने लॉ में ऐसा नहीं था, याद है? अभी सितंबर 23 में अमेंडमेंट आई है, अभी लेटेस्ट अमेंडमेंट आई है। पहले 90 डेज था, पहले सिर्फ 90 था, अब रेगुलेशन 12 चेंज हो गई है, ठीक है ना। अब यहां पे लिखा है विच एवर इज लेटर। अब अगर 90 दिन के बाद जमा कराने हैं, क्रेडिटर शैल प्रोवाइड रीजन फॉर डिले इन सबमिटिंग द क्लेम बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 90 डेज फ्रॉम द CRP कमेंसमेंट डेट, और फिर वेयर द फाइनेंशियल क्रेडिटर इट शैल बी इंक्लूडेड इन COC फ्रॉम द डेट्स एडमिशन ऑफ सच। भाई जब वो क्लेम जमा कराएंगे उसके बाद ही वो COC में जमा होंगे, और प्रोस्पेक्टिव बेस पे जमा होंगे, रिट्रोस्पेक्टिव बेस पे जमा नहीं होंगे, बस इतना ध्यान, ठीक है जी। इंपॉर्टेंट नोट देखो वही लिखा है, सच इंक्लूजन डज नॉट इफेक्ट द वैलिडिटी ऑन एनी डिसीजन टेकन बाय COC बिफोर सच इंक्लूजन। वही बात मैंने कहा, जो डिसीजन COC ले चुकी है वो ले चुकी है, उसके डिसीजन चेंज नहीं होंगे। अब जो भी आगे डिसीजन लेने हैं उसके बेस पे तुम यहां पे इंक्लूड हो चुके हो जी। क्या बात समझ में आ रही है जी? ठीक है जी, चलो अब यहां पे एक बार आ जाओ, रेगुलेशन 16A और 16B। अब एक मिनट रुक जाओ, ये 16A हमारी है, ये तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव वाली है, ठीक है। और ये हमारी 16B तो एक लाइन की थी बस मेरे ख्याल से, 16B में तो कुछ खास था नहीं। फिर हमारा सेक्शन 22 है, 22 हमारा है RP की अपॉइंटमेंट, अगर आपको याद आ रहा हो, ठीक है जी। और फिर हमारी रेगुलेशन 3, याद है रेगुलेशन 3 क्या थी, कि वो IRP जो है वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो वो सारे की रेगुलेशन 3 के अंदर बातें थी। फिर सेक्शन 23 हमारा है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ RP क्या है, फिर ड्यूटीज ऑफ RP हमारा 25, और 24 मीटिंग, हाँ मीटिंग वाला भी बड़ा वो भाई साहब। और फिर आगे रेगुलेशन 17 से लेके 24 भी है, हो जाएगा ना? ना बिल्कुल हो तो जाना ही है, होने में क्या दिक्कत हो तो जाएगा, ठीक है जी। अब ऐसा करते हैं, रेगुलेशन 16 या 16 भी कर लेते हैं, ठीक है। 16 या 16, हाँ देखो कितना बच्चा खुश हो, हाँ बस कसम लगे माता रानी की अगर आपसे पढ़ाया तो मतलब हद होगी तुम्हारी बिल्कुल ही। अब एक बार रेगुलेशन 16 या 16 भी कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में 1 घंटा ही लगाएंगे हम, बस 1 घंटा ही लगाएंगे, ठीक है। बच्चे कह रहे हो 1 घंटा, अभी 70 केस लो भी हैं, कोई बात मैं करा दूंगा खत्म 1 घंटे में, ठीक है। और देख लेंगे, मतलब घबराओ मत, 1 घंटा हम लेके चल रहे हैं, बट मैं चाह रहा हूँ रिवीजन एक साथ हो जाए तो अच्छा है। अगर क्लास पेंडिंग हो गई ना तो फिर वो कभी नहीं होगी, फिर नहीं होगी। और ये 3 रिवीजन क्लास या 2 रिवीजन क्लास आपके बहुत काम आएंगी जब आप एग्जाम देने जाओगे उस टाइम। क्या पता बाद में रिवीजन में ऐसी ना ले पाया, या ले पाया तो डिटेल में ले पा रहा हूँ, आपको फटाफट से रिवीजन सुननी है, तो आपको पता नहीं जो अभी चल रहे हैं ना, ये इसका रिजल्ट मिलेगा आपको एग्जाम से 1 महीना पहले। आपको तो फील होगा यार फटाफट से वो 3 रिवीजन देख लेते हैं। ओह माय गॉड, सॉरी शक्तिमान, मैं चल चल आगे चल चल, दिमाग मत खराब कर हमारा। नहीं कह रहा, बच्चा गुस्से में रहता है, ऐसा कुछ नहीं है, हैं? प्यार से बोला है, अरे ओके सॉरी आगे देखो जी, रेगुलेशन 16A बच्चा कह रहा है फ्लो टूट जाता है,
चलो छोड़ो। रेगुलेशन 16A एंड 16B देखो जी, लिंक विद सेक्शन नंबर 21 6A और 6B। अब याद करो 6A का और B जो है वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की है, तो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव से रिलेटेड हमारी रेगुलेशन है। यहाँ पे गवर्नमेंट कहना चाह रहे हैं सिलेक्शन ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्शन कैसे होगा। देखो पहला IRP सेलेक्ट IP बेस्ड ऑन द हाईएस्ट मेंबर ऑफ वोट्स फ्रॉम FC इन ए स्पेसिफाइड क्लास फॉर्म CA। जो रेगुलेशन 12 में याद है क्लेम रिसीव हुए थे, रेगुलेशन 12 में जो क्लेम रिसीव हुए थे, तो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है उसमें जो भी फाइनेंशियल क्रेडिटर है उसकी हाईएस्ट वोटिंग जिसको बोलेगी IP बनाने को, हम IP का नाम रख देंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आपकी बात समझ रहा हूं मैं। उसके बाद अपॉइंटमेंट प्रोसेस, अब अपॉइंटमेंट कैसे होगा जी। अब गवर्नमेंट कह रही है IRP अप्लाई टू NCLT फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव चूजन बाय द फाइनेंशियल क्रेडिटर विद इन 2 days वेरीफाई क्लेम। अब जब क्लेम वेरीफाई, ध्यान रखना, जब क्लेम वेरीफाई होगा उसके 2 दिन के अंदर अंदर आप NCLT को नाम दे दोगे IP का, किसको अपॉइंट करो, क्या, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। उसके बाद जी फिर डिले इन अपॉइंटमेंट, अगर अपॉइंटमेंट में डिले हो रहा है तो फिर एनी डिले इन अपॉइंटमेंट द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव फॉर क्राइटर क्लास नॉट इनवैलिडेट डिसीजन ऑफ मेकिंग ऑफ COC। मतलब जो COC ने कुछ डिसाइड किया है उसको वो इनवैलिडेट नहीं कह सकते, क्योंकि अभी IRP ये जो IP है वो अपॉइंट हुआ ही नहीं है। उसके बाद जी रिप्लेसमेंट रिक्वेस्ट बाय FC, याद करो जिन फाइनेंशियल कैटर के पास 10% या उससे ऊपर की वोटिंग पावर है वो सब उस IP का नाम बदलने को बोल सकते, नहीं बोल सकते। यस जो IP उन्होंने बोला जी, तो गवर्नमेंट वही कह रही है FC representing at least 10% of voting share in a class can request the replacement of authority. The IRP or RP circulate this request for a voting process lasting at least 24 घंटे के लिए हम वोटिंग लाइन ओपन कर रहे हैं कि अब बताओ किसको तुम्हें क्या बनाना है, IRP नहीं IP मतलब ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बनाना है, ठीक है। उसके बाद फिर द IRP और RP ऑफर ए चॉइस एटलीस्ट 3 IP के नाम देगा FC कि एक तो पुराना जो भी चल रहा है, एक जो तुम अपॉइंट करना चाहते हो, एक और। उन तीनों में से जिसकी भी हाईएस्ट वोटिंग आएगी वो क्या बन जाएगा, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बन जाएगा। तो वही बात लिखी है कि हाईएस्ट वोटिंग के बेस पे अब वो क्या बन जाएगा, अपॉइंटमेंट बाय NCLT, उसको हम अपॉइंट कर देंगे NCLT के द्वारा ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। फिर लिस्ट ऑफ प्रोविजन टू एडजुडिकेटिंग ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, मतलब अब सारा का सारा काम अगर ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट हो गया, अब सब कुछ किसको देना है जी, इसको ही देना है, क्योंकि ये उसके बिहाफ पे काम करेगा। वही लिखा है IRP शैल प्रोवाइड द लिस्ट ऑफ द क्राइटर इन ईच क्लास टू द रिस्पेक्टिव ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंटेड बाय NCLT। अब वो उनको लिस्ट देगा कि भाई तुम इसके बिहाफ पे काम कर रहे हो, ये सब लोग हैं इनके बिहाफ पे तुम काम करोगे, अब तुम्हें जो भी करना है वो इनके बिहाफ पे करना है। ये उसकी लिस्ट है। ये किसने मतलब किसने हैंड ओवर कर दी, IRP ने। किसको हैंड ओवर कर दी, उस रिप्रेजेंटेटिव को, किस लिए कि जिनके बिहाफ पे वो क्या बना है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। वो ये कहना चाह रहे हैं। आगे जी अपडेटेड लिस्ट, अगर बाद में कोई क्लेम जमा होगा तो फिर वो अपडेटेड लिस्ट IRP किसको देता रहेगा, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव को, किसमें ये फाइनेंशियल क्रेडिटर और जुड़ चुके हैं जी। अब ये हमारा रोल ऑफ ऑथराइज, इसके रोल क्या है जी। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव हैड नो रोल रिसीविंग द वेरीफाइंग क्लेम। सिंपल सी बात है, इसका काम क्लेम रिसीव करना नहीं है, इसका काम क्लेम वेरीफाई करना नहीं है। वो सारा काम कौन कर रही है जी, IRP कर रहे हैं। तुम्हारा काम है उनको रिप्रेजेंट करना, काम खत्म जी। उनके बिहाफ में वोटिंग करना तुम्हारा काम है। उसके बाद इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन, अभी ये जो IP है जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव बना, वो अपने फाइनेंशियल क्रेडिटर जिनके बिहाफ पे बना, वो आपस में इलेक्ट्रॉनिक वे में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, जूम मीटिंग करनी, गूगल मीटिंग करनी, जो भी करने वो आपस में करते रहे। वोटिंग शेयर कैलकुलेशन वही सेम, वोटिंग शेयर ऑफ ए क्रेडिटर इन ए क्लास इज इन प्रोपोर्शन ऑफ द फाइनेंशियल डेट इंक्लूडिंग एन इंटरेस्ट रेट कितना होगा, 8% पर एनम। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था जी, अगर आपको याद आ रहा हो। जैसे मान लो इंटरेस्ट यहाँ पे आपका आ रहा है, मिस्टर VG हैज ए टोटल फाइनेंशियल डेट क्लेम अगेंस्ट कॉर्पोरेट डेटर, इंटरेस्ट रेट बिटवीन द पार्टीज 8%। यहाँ पे 2 करोड़ था ना, हाँ 2 करोड़। उसके बाद इंटरेस्ट मान लो यहाँ पे कितना आएगा, 16 लाख। टोटल रेट कितना होगा, 2 करोड़ 16 लाख। अब वोटिंग शेयर कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे मान लो आपका टोटल डेट भी तो था यहाँ पे, अच्छा हाँ। तो द वोटिंग शेयर ऑफ दिस क्रेडिटर विल बी प्रोपोर्शनेट टू द टोटल फाइनेंशियल डेट 2.16 करोड़। उसके बेस पे उसका वोटिंग शेयर डिवाइड कर दिया जाएगा। अब मैंने कहा था एज्यूम टोटल डेट ऑफ ऑल क्रेडिटर इन क्लास दैट इज 20 करोड़। अब यहाँ पे अगर मेरा 2.16 है तो कितना वोटिंग शेयर हो गया, 10.8% मेरा वोटिंग शेयर निकल के आ गया। इस तरह से हम करेंगे, बात समझ में आ रही है जी।
उसके बाद रेगुलेशन नंबर 16 बी में कुछ भी नहीं है। व्हेन कॉर्पोरेट डेटर हैज ओनली क्रेडिटर इन ए क्लास एंड नो अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर, तो जो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होंगे वही सीओसी का पार्ट बनेंगे, और तो बन ही नहीं सकते। एक बात बताओ, अगर फाइनेंशियल क्रेडिटर है ही वो जो 21(6)A और बी वाले हैं और कोई है ही नहीं, तो फिर उनके क्या वो ध्यान सुना, वो ध्यान सुना, क्या वो अलग अलग सीओसी का पार्ट बन सकते हैं? नहीं। उनके बिहाफ पे कौन बनेगा? तो फिर सीओसी में होगा ही कौन? दैट इज रेगुलेशन नंबर 16 बी। तो ये बात कहना चाह रहे हैं, ये आपका 16 बी अब जाके खत्म हो जाते हैं। डन, ठीक है, गुस्सा तो नहीं है बच्चा? ये चलो ठीक है। तो अब हमारा जो पार्ट हमारा रह गया उसको फिर हम अगली क्लास में, परसों वाली क्लास में कंप्लीट करेंगे, पहले 1 सवा घंटे में। और आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं। एक तो आपने सेक्शन 27 पढ़ के आना है। 25 तक तो हमारा हो चुका है ना, 25 तक हमारा हो चुका है। एक बार बुक देना, और इसको मैं YouTube पे डालूं ना डालूं? कमेंट वेंट करते नहीं, किसी ने कमेंट नहीं किया, ऐसे नालायक बच्चे हैं भाई साहब। कहाँ किया है? क्या कह रहे हो? नहीं, मैं तो ये सुपर फास्ट रिवीजन डाल रहा हूं। अच्छा, फिर प्राइवेट कर दूंगा, ऐसा करता हूं, डाल के प्राइवेट कर। तुमने ना कमेंट तुमने किया, झूठ, सबसे झूठ है। अबे छोड़ो तुम, चलो कोई बात नहीं। मेरे को ये था कम से कम मेरे लाइव बैच वाले, फेस टू फेस वाले बच्चे तो मेरी इज्जत रखेंगे। हाँ ठीक है, सुनो ध्यान से, सुनो होमवर्क सुनो। एक तो सेक्शन 25 कैपिटल ए, ये रीड करके आना आपने जी। उसके बाद सेक्शन नंबर 27 रिप्लेसमेंट ऑफ आरपी, ये आपने रीड करके आना है। और सेक्शन 29 इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम वाला, ये आपने पढ़ के आना है बस। 25A, 27 और 29 बस आपने ये पढ़ के आना है जी, ठीक है जी। और बस हम सेक्शन 33 तक पहुंचने वाले हैं बस। चलो जी, ठीक है जी। ऑनलाइन वाले बच्चों ने भी नहीं किया भाई, झूठ मत बोलो तुम नालायक। चलो जी, फिर बाकी मुलाकात करेंगे परसों, ठीक है जी, सेम टाइम सेम जगह। ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय। अब ये डालूंगा तो इस पे कर देना, ठीक है। अच्छा, क्या चीज? नहीं 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 नहीं, इतना भी कुछ नहीं हो गया नालायक, मैं सारा दिन यूट्यूब पे बैठ रहता हूँ। नहीं नहीं, मैं जो दिल वाले होता है ना, दिल वाला, वो मैंने ही किया था कल, वो मैंने ही किया था। कुणाल ने भी, कुणाल का तो रिप्लाई आया हुआ है, वो कम कम 20-25 लाइन में इसने। अच्छा अच्छा, एक लाइन में गया था। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच जी, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय जी, टेक केयर, बाय बाय।